So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. I hope you all are doing fine और केमिस्ट्री के लिए अच्छी तरह आप पढ़ रहे होंगे क्योंकि केमिस्ट्री का एग्जाम आने ही वाला है। इस वीडियो में हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीनों चैप्टर हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर कराऊंगा। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर देंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन नाउ क्वेश्चन आता है हाउ इट्स डिफरेंट। ठीक है, बहुत सारे वन शॉट अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट ये डिफरेंट कैसे है, हाउ इट्स डिफरेंट। सो यहाँ पर 10 इयर्स की पीवाईक्यूज मैंने एनालाइज करे हैं पहले, उसके बाद ही वन शॉट बनाया। मतलब आपके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कवर्ड होंगे। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले सैंपल पेपर एनालाइज किया है। ठीक है, जो 2025 वाला सैंपल पेपर है वो एनालाइज किया है, उसके बाद ये वन शॉट बनाया है। जो कॉन्टेंट है एवरीथिंग कवर्ड बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो भी कंटेंट मैंने कवर किया है, सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर्ड है बट बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपको सारा कंटेंट कवर करवाया मैंने, करवाऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हमारा सबसे पहला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 9 नंबर का आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि 9 नंबर का आ रहा है, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी होता क्या है, तो जो भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, उससे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डैनियल सेल भी बोलते हैं, वोल्टेक सेल भी बोलते हैं और डैनियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल एंड डैनियल सेल। अब जो डैनियल सेल है वो कैसे अलग है, तो देखो डैनियल सेल कब बोलेंगे स्पेशली, तो डैनियल सेल बोलते हैं हम जब जिंक एनोड होता है और कॉपर कैथोड होता है। ठीक है, डैनियल सेल अब कब बोलेंगे, जब जिंक एनोड होता है और कॉपर कैथोड होता है, और जो उसका ईएमएफ है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ कितना होता है, 1.1 वोल्ट। अब हमको पता है दो चीजें होती है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे हमारा होता है रिडक्शन। रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप याद कैसे करोगे कि क्या किस पे होता है, तो आपको याद रखना है लोन। ठीक है, क्या रखना है, लोन। कि किसी से आपके फ्रेंड ने आपसे लोन ले रखा है, ये याद रखो। तो लोन मतलब लेफ्ट। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है हमारे पास ऐसे होता है, दो बीकर्स होते हैं, उसमें हमारा एक सॉल्यूशन होता है जिंक SO4 का, एक सॉल्यूशन होता है CuSO4 का। ठीक है, और हमारे पास दो रॉड्स होती है, एक होती है जिंक रॉड, एक होती है कॉपर रॉड। जिंक रॉड जो होती है वो एनोड की तरह काम करती है, और जो कॉपर रॉड होती है वो कैथोड की तरह काम करती है। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे कि एनोड लेफ्ट में आता है, तो आप लोन से याद रखो। देखो, लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, और एनोड का साइन कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब इसी का उल्टा कर दो तो बन जाएगा RrCp। आर मतलब राइट, ये वाला आर मतलब रिडक्शन, ये मतलब कैथोड, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारा रिडक्शन होगा राइट हैंड साइड पे, कहां पर होगा, कैथोड पे, और कैथोड पे कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और ये हमने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, जो कि क्या करेगा, हमारे करंट को मेजर करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा देखो, अब देखो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सटर्नल वोल्टेज का। अब देखो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सटर्नल वोल्टेज का, इससे क्वेश्चन आता है तो पक्का से याद रखना। देखो, जब भी हमारे पास एक्सटर्नल वोल्ट लगाया जाता है, ठीक है, अब वो एक्सटर्नल वोल्ट जो है 1.1 वोल्ट से कम है। 1.1 वोल्ट क्या था, ईएमएफ था इस सेल का। ठीक है, इस सेल का ईएमएफ था 1.1 वोल्ट, इस सेल का ईएमएफ था, तो उससे कम है अभी एक्सटर्नल वोल्टेज। अगर उससे कम है एक्सटर्नल वोल्टेज तो नो इफेक्ट, उसका एक्सटर्नल वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, हमेशा रखना, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कैसे होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ये आपको पता होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो करंट होगा वो कैसे होगा, करंट होगा हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में। तो देखो, जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया जो कि 1.1 वोल्ट से कम है, 1.1 वोल्ट से कम है, तो एक्सटर्नल वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जैसी रिएक्शन चल रही थी वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड से कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, एनोड से कैथोड पे क्यों, क्योंकि एनोड क्या नेगेटिव और कैथोड है पॉजिटिव। करंट जो है वो उल्टी साइड में डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज जो है 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए।
एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा उसमें, वहां पे नो करंट फ्लो नहीं होगा, I जीरो हो जाएगा और फ्लो भी इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, ठीक है। वहां पे ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना ही करंट फ्लो करेगा, कब, जो हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए। एक बात मैं बता दूं कि अगर आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो आप 2x की स्पीड से जल्दी से खत्म कर दो, क्योंकि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आप 2x या 1.5x पे देख सकते हो अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है क्वेश्चन कि एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स प्रोसेस, जो कि होती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। मतलब अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होगा कैथोड से एनोड पे। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड पे जा रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पे जाएंगे। बट अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जिंक टू कॉपर हो रहा था, अब क्या होगा, कॉपर से जिंक पे जाएंगे एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और कॉपर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब जिंक से कॉपर में फ्लो होगा। मतलब अब कैथोड जो है वो जिंक बन गया और जो एनोड है, एनोड क्या बन गया, कॉपर बन गया, जो कि है नेगेटिव, ठीक है। साइन सेम ही रहेंगे, ठीक है, साइन अभी भी सेम ही रहेंगे। बट अब क्या चेंज हो गया है, जो कैथोड है हमारा वो जिंक बन गया है और जो एनोड है वो हमारा कॉपर बन गया है, ठीक है। अब उल्टा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी, थर्ड वाली, ठीक है। जब भी एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो जो करंट की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अब नेक्स्ट आता है कि यहां पे देखो हमने सॉल्ट ब्रिज भी लगा रखा है। ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। सो ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो इसका फंक्शन क्या है क्या ये, इसमें कौन सा जो है केमिकल्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो, सॉल्ट ब्रिज सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है और सॉल्ट ब्रिज में क्या कैरियर्स होते हैं। तो आयंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सैंपल पेपर में, क्वेश्चन प्रेजेंट है। आयंस आर कैरियर ऑफ करंट, ठीक है। आयंस आर कैरियर ऑफ करंट, मतलब करंट का जो कैरियर है वो कौन है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में जो है आयंस का ट्रांसफर होता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में आयंस का ट्रांसफर होता है, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का। बच्चे बहुत गलती करते हैं तो ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ आयंस। अब इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जेलेटिन और अगर सॉल्यूशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अगर सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है हमारे KCl, KNO3 और K2SO4, ठीक है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रेजेंट है हमारे सॉल्ट ब्रिज में। अब फंक्शंस क्या है इसके, तो एक तो मैंने बता दिया कि वहां पे क्या होता है, आयंस आर द कैरियर्स ऑफ द करंट, ठीक है, आयंस आर द कैरियर्स ऑफ द करंट। सेकंड फंक्शन क्या है, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। अब आयंस को क्या कर रहा है, दोनों तरफ इक्वल रख रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन द कैथोड एंड इन द एनोड साइड। अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम सेल का, तो सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एनोड लिखना पड़ेगा। एनोड मतलब जो लेफ्ट में हो रहा है, फिर हमारा ये होगा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है जी। जो पैरेलल लाइंस है ना उसको दिखाते हैं हम, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इससे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं हम सॉल्ट ब्रिज को दिखा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों पैरेलल लाइंस हम किसको दिखा रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। और राइट में हमको लिखना है कैथोड, जो कैथोड पे हो रहा है। अब कैथोड पे क्या रिडक्शन होता है, तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो हम लिखेंगे जिंक, फिर एक लाइन बनाएंगे, फिर दिखाएंगे जिंक 2+, फिर ये किसको दिखाएगा, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा, उस Cu2+ से हमारा बन जाएगा Cu, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन है और ये हमारा ऑक्सीडेशन है जो कि एनोड पे हो रहा है और ये हमारा कैथोड पे हो रहा है। तो आपको लिखना है एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड, ठीक है। तो ये पक्का से आता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सेल से हम हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ठीक है। जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां लिखोगे आप, प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। और रिडक्शन जो होगा तो जब इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें जो एनोड है, जो ऑक्सीडेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां लिखने, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब देखो इसका अगर हमको लिखना है Mg से Mg2+ बन रहा है प्लस, और हमको दे रखा है ये सेल। अब सेल से हमको इक्वेशन लिखनी है तो लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट वाली साइड का होगा, तो Mg से Mg2+ जा रहे हैं, मतलब हम लिखेंगे Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब Ag+ से Ag बन रहा है, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स Ag। अब क्योंकि हमको दोनों को ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं, ठीक है। हमको इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं इसलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 2 से मल्टीप्लाई करा, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी Mg प्लस 2Ag प्लस हमारा बन जाएगा Mg2 प्लस प्लस Ag। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, जब भी आपको सेल दे रहा हो तो आप ऐसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखोगे, फिर रिडक्शन हाफ सेल, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे। आपको मेक श्योर करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पहले आपको इक्वल करने हैं, फिर आपको इक्वेशन लिखनी है। चलते नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी सेल का ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो ई नॉट सेल निकालेंगे हम ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड का ई नॉट माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, एनोड का ई नॉट निकालना है, तो कैथोड माइनस एनोड मतलब राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि ई नॉट राइट वाले का माइनस ई नॉट लेफ्ट वाले का। ठीक है, ई नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट बना के लिखना इंपॉर्टेंट है, मोर द वैल्यू ऑफ ई नॉट वैल्यू। ठीक है, जितनी ज्यादा ई नॉट वैल्यू होगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, ग्रेटर इज द एबिलिटी टू रिड्यूस। ठीक है, ग्रेटर इज द एबिलिटी टू रिड्यूस, उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा ई नॉट सेल की वैल्यू उतनी ज्यादा रिड्यूस होने की चांसेस। ठीक है, तो अगर ई नॉट वैल्यू हाई होगा तो हमारा कैथोड की वैल्यू होगी, अगर ई नॉट वैल्यू लो होगा, अगर ई नॉट वैल्यू लो होगी तो हमारा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, अगर हाई वैल्यू होगी तो वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो देखो अब मैं आप बताता हूं आपको, दो हमारे पास वैल्यूज है ई नॉट सी2 प्लस सी यू और Zn2 प्लस Zn, तो कौन सा वाला कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा वाला एनोड की तरह। तो मैंने क्या बताया कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो देखो इसकी वैल्यू 0.34 है, इसकी माइनस 0.76 है, इसकी कितनी है माइनस 0.76, तो कौन सा वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो ये एज अ कैथोड काम करेगा जो हमको पता ही है, और ये एज अ एनोड काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पता लगाना है कि कौन सा वाला कैथोड है और कौन सा वाला एनोड है। चलते नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिससे कि हम दूसरे सेल्स का ई नॉट सेल निकाल सके। ठीक है, दूसरे सेल का क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सके, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो H प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ H2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये H2 गैस बनाएगा। अब इसका जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है, ई नॉट H प्लस टू H2, ये कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ये क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, 0 होती है, जिससे कि हम इसको रेफरेंस लेके हम दूसरे ई नॉट सेल की वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसलिए यूज आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं SHE। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास प्लेटिनियम एक रॉड होती है जो कि इनर्ट रॉड होती है, H2 गैस 1 बार, H2 गैस का प्रेशर कितना है 1 बार है, क्या हो रहा है H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और जो H प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, और हमारे पास रिडक्शन उस साइड कौन है, कैथोड साइड कौन है, रिडक्शन हो रहा है किसका, Cu प्लस से Cu हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है किसका, Cu प्लस से Cu, क्योंकि इधर हम लिखते हैं एनोड, तो एनोड इधर लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे कैथोड, आपको बता ही दिया मैंने। और ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो आपको पक्का से आना चाहिए कि कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेल का। ठीक है, कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेल का, आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे हम निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन का ईएमएफ यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो अगर हमको दे रखा है ई नॉट सेल, ठीक है, पूरे सेल का ई नॉट सेल दे रखा है, और हमने फॉर्मूला लगा दिया ई नॉट सेल इक्वल्स टू हमारा क्या, हमारा रिडक्शन ई नॉट माइनस ई नॉट कैथोड का माइनस ई नॉट एनोड का, ये लगा दिया। अब हमको कैथोड का निकालना तो एक्स रख दिया यहाँ पर, और हमको पता है कि एनोड जो हाइड्रोजन है उसका कितना होता है, 0 होता है, और 0.34 हमको दे रखा है टोटल। ठीक है, पूरे सेल का ईएमएफ, तो हमारा निकल जाएगा x इक्वल्स टू 0.34। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन यूज द SHE टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अनदर सेल विच इज मे बी कैथोड और विच मे बी एनोड। ठीक है, अब जो फॉर्मुलाज आपको इंपॉर्टेंट याद रखने इस चैप्टर में वो है डेल जी इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, डेल जी इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल, ये पक्का से आता है। ठीक है, तो अगर ई नॉट सेल दे रखा होगा तो आपको डेल जी निकाल दो। यहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और f क्या है, फेराडे। ठीक है, f क्या है, फेराडे है, 1 फेराडे आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 96500 कोलाम पर मोल। ठीक है, एक मोल के लिए कितना होता है, 96500 कोलाम होता है। अब देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, जब डेल जी होगा वो नेगेटिव होगा और ई नॉट सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम बोल सकते हैं कि जो है रिएक्शन कैसी, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे आपको पता होना चाहिए, जब भी आप सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और डेल जी क्या आएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मुला आता है नर्डिस इक्वेशन, इससे पक्का से एक फॉर्मुला आता है। ठीक है, फॉर्मुला क्या होता है हमारा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड है, ई सेल क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल है।
ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यूसी, लॉग क्यूसी क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्डस इक्वेशन हम कब लगाएंगे, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल नहीं होगी, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल नहीं होगी तब हम लगाएंगे नॉर्डस इक्वेशन। तो हमारा बन गया लॉग क्यूसी। ठीक है, अगर हमने क्या रख दी, कंडीशन रख दी कि यार 25 डिग्री सेल्सियस हमारा, एफ हमको पता है 96500 कोलाम होता है पर मोल, टी हमारा 298 केल्विन टेम्परेचर है, और आर हमने रख दिया 8.314। जब हम सारी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, आर की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, एन तो हमको पता है हर इक्वेशन के अलग होता है, और एफ की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा बन जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूसी। ठीक है, क्या बन जाएगा 0.0591 अपॉन एन। तो ये आपको फॉर्मुला याद रखना है। अब हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, एन क्या है वहां पर, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो आपको पहले क्या आया क्वेश्चन में, पहले आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे आप, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। ठीक है, तो जैसे ई नॉट सेल निकल जाएगा आप ई नॉट सेल की वैल्यू रख दोगे और ई सेल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्डस इक्वेशन का पार्ट नहीं आता, आपको ये पार्ट भी आता है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए पहले आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना पड़ेगा, फिर आप नॉर्डस इक्वेशन रखोगे और ई सेल निकालोगे। देखो अब एट इक्विलिब्रियम क्या है, हमको पता है डेल जी जीरो है, डेल जी जीरो है तो ई सेल भी जीरो हो जाएगा, और क्यू सी किसके इक्वल हो जाएगा, के सी के। तो सारी वैल्यूज रख देंगे यहां पर, ई सेल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ई सेल जीरो हो जाएगा तो जीरो, और ई नॉट सेल उधर चल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला। ठीक है, जब ये कब होगा, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला आता है डेल आर जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। ये कब आएगा काम, जब आप के सी और डेल जी का रिलेशन आपको पूछा हो। ठीक है, जब आपको के सी और डेल जी का रिलेशन पूछा हो, के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलते हैं आगे। नाउ अब हम देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट केस जो कि एसएचई का है। ठीक है, एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या है, H प्लस है, इलेक्ट्रॉन हाफ H2। ठीक है, इसके लिए हम नॉर्डस इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम नॉर्डस इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमको निकालना है ई एच प्लस H2 इक्वल्स टू ई नॉट H प्लस H2 माइनस 0.0591 अपॉन एन। हम 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, लॉग हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, गैस है तो इसका लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2, और हाफ क्या है, कोफिशिएंट है तो वो पावर बन जाएगा, अपॉन H प्लस। ठीक है, अब हमको पता है कि जो प्रेशर ऑफ H2 गैस है वो कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 1 atm। जो प्रेशर ऑफ H2 गैस है वो हमको दे रखा है 1 atm, और n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ठीक है, हमने रख दिया प्रेशर, और यहां पे रख दिया n की वैल्यू 1, और प्रेशर रख दिया 1 अपॉन H प्लस बना, और ये जो है वो जीरो है। हमको पता है कि जो ई नॉट वैल्यू होती है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, वो होती है जीरो, तो हमने जीरो रख दिया। अब क्या करा, हमको निकालना है ई एच प्लस टू H2, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस 0.0591। अब इसको H प्लस को हम ऊपर लेके आ गए। ठीक है, H प्लस को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है हमारा pH। तो हमारा फॉर्मुला बन जाएगा जो EMF सेल है 0.0591 pH। तो आपको जब भी pH दे रखी हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, pH दे रखी होती है, pH दे रखी होती है, और आपसे क्या पूछता है, आपसे वो पूछता है pH दे रखी होती है, और आपसे वो EH प्लस H2 का फॉर्मुला वैल्यू पूछता है, तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मुले से निकाल सकते हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। तो एनसीईआरटी में इसके लिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया है और कैसे आपको यूज करना है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम ओम्स लॉ पे। ठीक है, हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V इक्वल्स टू IR बन गया हमारा। अब देखो सबसे पहला जो फॉर्मुला आता है जो आपको पता होना चाहिए वो है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जो कि R क्या है, रेजिस्टेंस है, और रो हमारा रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी को और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो आर की यूनिट होती है ओम, और ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि ए क्या होता है मीटर स्क्वायर और एल होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो आपको यूनिट भी पता होनी चाहिए और आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल आते भी है क्वेश्चन, मैंने करवा भी रखे हैं। ठीक है, तो आप ये जब वन शॉट आपका कंप्लीट हो जाएगी, जब वन शॉट देख लो, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक्स के, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सॉल्यूशंस के, केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक है, और करने भी है। ठीक है, अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपके फिजिकल में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने वन शॉट देख लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस कर लिए। तो चलते हैं हम जो हम कर रहे थे। तो नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम रख देंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपॉन ए, तो हम हो जाएगा हमारा वन अपॉन रो ए अपॉन एल,
तो हमारा जी हो जाएगा 1/रो को बोलते हैं कापा, क्या बोलते हैं, कापा, क्या बोलेंगे इसको, कापा बोलेंगे। और ये कापा क्या है, कापा इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो पहले हम जी की यूनिट निकालेंगे, जी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, क्योंकि आर का रेसिप्रोकल है तो ओम इनवर्स और साइमन बोलते हैं, ठीक है। साइमन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे यूनिट है, तो ओम इनवर्स और साइमन, तो आपको पता होनी चाहिए कि दोनों यूनिट्स होती है। अब हम देखते हैं कि जो कापा की यूनिट क्या होगी। तो देखो कापा इक्वल्स टू हमारा क्या है, देखो कापा क्या हो जाएगा, जी एल अपॉन ए हो जाएगा। कापा क्या हो जाएगा, एल इधर चल जाएगा और ए आ जाएगा इधर, तो जी ए एल अपॉन जी एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। कापा क्या हो जाएगा, जी एल अपॉन ए। कापा हो जाएगा जी एल अपॉन ए, वेयर एल अपॉन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, एल अपॉन ए क्या होता है, के होता है, ठीक है। एल अपॉन ए होता है सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो हमारा फॉर्मुला बन जाएगा कापा इक्वल्स टू जी के। तो आप याद कैसे रखोगे, कापा इक्वल्स टू जनरल नॉलेज मतलब जी के, ठीक है। आप याद रखोगे कापा इक्वल्स टू जी के, ठीक है। अब कापा की यूनिट क्या होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कापा की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। देखो इसकी यूनिट होती है साइमन और के की यूनिट क्या है, एल अपॉन ए मतलब मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज होता है, ठीक है। सेंटीमीटर में ज्यादा यूज होती है, ठीक है। सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा फेवरेबल यूनिट है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन कुछ, तो जो आपको पता होनी चाहिए 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है, मतलब मीटर क्यूब जो है वो ज्यादा बड़ी यूनिट है लीटर से, ठीक है। अब 1 लीटर क्या है, 10³ सेंटीमीटर क्यूब, ये हम यूज भी करेंगे अभी मोलर कनेक्टिविटी में। और 1 ml क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस फॉर 1 मोल, कंडक्टेंस फॉर 1 मोल इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा एम से, इक्वल्स टू, इसका फॉर्मुला क्या होता है, कापा अपॉन एम, कापा अपॉन एम। अब देखो कापा जो है वो हमारा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है और जो मोलारिटी है वो हमारी मोल पर लीटर में है, तो हमको मोलारिटी को क्या करना पड़ेगा, हमको लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि जो मोल तो ऐसे रहेगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल डिवाइड बाय, हम लीटर को लिख देंगे 10³ सेंटीमीटर क्यूब। 10³ ऊपर जाएगा 1000 बन जाएगा, 1000 ही था, ऊपर जाएगा 1000 ही रहेगा। और जो सेंटीमीटर क्यूब है वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। ऊपर जाएगा ये, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब -1 + 3 हो जाएगा +2। तो हमारा फॉर्मुला आ जाएगा, जो आपको फॉर्मुला याद रखना है वो क्या हो जाएगा, जो आपको फॉर्मुला याद रखना है जो कि मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है जिससे क्वेश्चन भी आता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा अपॉन एम मोलारिटी इनटू 1000, ठीक है। 1000 लगाना है क्योंकि सेंटीमीटर में होता है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। 1000 क्यों आया, क्योंकि हमने लीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कभी कभी यूनिट से पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डायल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लैम्डा एम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सी, हमने देख लिया, हमने फॉर्मुला देख लिया कि लैम्डा एम है वो किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल है मोलारिटी की। मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो लैम्डा एम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम तो डायल्यूशन ज्यादा। ऑन डायल्यूशन, ऑन डायल्यूशन मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ऑन डायल्यूशन क्या हो जाएगा, जो लैम्डा एम है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम हमारा इंक्रीजेस, लैम्डा एम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पक्का से पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। बट ऑन डायल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए जो होता है क्योंकि कापा जो है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। कापा जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है, तो कापा जो है जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ऑन डायल्यूशन डिक्रीज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, पर यूनिट वॉल्यूम हमको देखना होता है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, डायल्यूशन पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कनेक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो डिसोसिएट हो जाते हैं 100%। अब डी बाय हकल ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्वेश्चन दी थी, ठीक है। ये किसके लिए है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक के लिए नहीं है। वीक के लिए कोहलरस लॉ आता है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसके लिए, डी बाय हकल ऑन सागा इक्वेशन ने दी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन है, लैम्डा एम सी मोलर कनेक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है, इनफाइनाइट डायल्यूशन है, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो डायल्यूट होना बंद हो जाए, ठीक है। वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन। माइनस ए लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस बी, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और √c, ठीक है, √c हो जाएगा। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है, मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन है। अब हम देखते हैं ग्राफ वीक और
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो ये वाला जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ठीक है। ये वाला वीक के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए। देखो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बट वीक के लिए क्या है, नॉन लीनियर बिहेवियर है। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या है, हमारा लीनियर बिहेवियर है। अब देखो इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उधर बढ़ रहा है, बट हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसे देखना है ग्राफ, मतलब इस साइड देखना है आपको, ठीक है। इस साइड क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। और इस साइड क्या बढ़ रहा है, हमारा मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। इस साइड हमारी क्या बढ़ रही है, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो देखो कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कि आपको ग्राफ दे देते हैं और वो बोलते हैं कि क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए दोनों के लिए ही लैम्डा इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है। लैम्डा इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन के साथ, जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज इधर हो रही है ना, इधर क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और डाइल्यूशन क्या हो रहा है, हमारा डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो जैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है। बट हम दोनों में क्या डिफरेंस है, फॉर स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट इज स्मॉल, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उसमें इंक्रीमेंट क्या है, लेस है। देखो पहले इतना था, डायल्यूशन करने के बाद इतना हो गया, तो स्ट्रॉन्ग में क्या है, इंक्रीमेंट लेस है और बिहेवियर कैसा, लीनियर बिहेवियर। बट फॉर वीक टोटल इंक्रीज इज वेरी लार्ज, जो वीक है उसमें क्या हो रहा है, टोटल जो इंक्रीज है वो ज्यादा है, वेरी लार्ज, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे खत्म हुआ है, मतलब जैसे हमने डाइल्यूशन करा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो उनकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स टोटल इंक्रीज इज वेरी लार्ज, नॉन लीनियर बिहेवियर ड्यू टू विच वी कांट फाइंड द लैम्डा इंफिनिटी बाय एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके हम लैम्डा इंफिनिटी नहीं निकाल सकते। देखो इसमें हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, तो हम लैम्डा इंफिनिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो हम निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो ग्राफ है वो हमेशा वाई एक्सिस के नॉन पैरेलल होगा, ठीक है। जो ग्राफ है हमारा वीक के लिए, हमारा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल टू y axis always, ठीक है, parallel to y axis always, to due to which in weak electrolytes we can't find the lambda infinity from the graph। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कोहलरॉश लॉ से। क्या कैसे निकालेंगे, कोहलरॉश लॉ से निकालेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि can't find the lambda infinity by extrapolation for weak electrolytes, ठीक है। weak electrolytes के केस में हम lambda infinity extrapolation से नहीं निकाल सकते for weak electrolytes, बट स्ट्रॉन्ग के लिए हम निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे इक्वेशंस हम लिखेंगे और कैसे हमारा डिसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएशन उसमें बहुत कम होता है। तो हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास ए बी है, ए बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस में कन्वर्ट होगा। हमारे पास स्टार्टिंग में बी ए 1 है, ये 0 है और ये 0 है, फिर क्या होगा, ये इसको सी लिख दो, सी है ये सी, तो सी में से 1 माइनस अल्फा कम हो जाएगा, फिर सी अल्फा बन जाएगा और सी अल्फा बन जाएगा। हम क्या लिखेंगे, के से कैसे लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा प्रोडक्ट अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, तो सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा एक सी से। अब देखो अल्फा जो होता है वो बहुत कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, डिसोसिएशन वेरी लेस, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, डिसोसिएशन जो होता है वो बहुत कम होता है, डिसोसिएशन वेरी लेस, डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है। उसकी वजह से जो के होगा वो हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, ये 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, के अपॉन सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अल्फा हो जाएगा अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो जब भी आपको ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, के की वैल्यू दे रखी होगी, आप अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। आप अल्फा निकाल सकते हो थ्रू के, ठीक है। तो हमको क्या पता लगा, जो अल्फा है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ये हमको पता लग गया कि जो अल्फा है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। तो अल्फा इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और डाइल्यूशन बढ़ेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीजेस, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस, अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कोलरॉश लॉ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का से आता ही हर साल आता है, 2 नंबर का पक्का से आता है, तो ध्यान रखना, डेफिनेशन पक्का से पूछ जाती है। कोलरॉश लॉ होता क्या है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वर्क करता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the limiting molar connectivity of weak electrolyte is equal to the sum of
द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो भी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी, किसके, कैटायन के और एनायन के मोलर कनेक्टिविटी के। सो नाउ फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो फॉर्मूला इसका बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी एट मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो किसके इक्वल होगी, वी प्लस लैम्डा नॉट प्लस वी माइनस लैम्डा नॉट माइनस वी प्लस, और वी माइनस क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस है। ठीक है, नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। ठीक है, नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। अब हम इसे क्या निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लैम्डा नॉट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो CaCl2 के लिए अगर आप एग्जांपल ले तो लैम्डा नॉट लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगी, लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl माइनस है। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस बनेगा प्लस 2 Cl माइनस बनेगा, तो 2 Cl माइनस से 2 लगाया, 2 किसको दिखा रहा है, V माइनस को, 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस की जो भी वैल्यू रखी हुई क्वेश्चन में वो आपको रखनी है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब दूसरी जो एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इससे पक्का से एक न्यूमेरिकल आता ही है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, सारे आपका सब रिवीजन हो रहा है, जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, लैम्डा एम सी मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे है, एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। और जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है वो आप कैसे निकालोगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालोगे आप कोहलर्स लॉ वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद केमिकल रिएक्शंस होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उस केमिकल एनर्जी से हमारी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जहां पे ई नॉट सेल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, ई नॉट सेल क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए हमको पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमारा देखो इसमें जो है एक ही बीकर होता है, एक ही बीकर में हमने दोनों रॉड्स डाल रखे होते हैं। ठीक है, एक ही बीकर में हमने दोनों रॉड्स डाल रखे होते हैं, ये हमारा एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है। ठीक है, ये हमारा एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है। ये हमारी इम्प्योर कॉपर एनोड है। ठीक है, इम्प्योर कॉपर एनोड है, और कॉपर एनोड से क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर एनोड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, प्योर कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स की प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स। ठीक है, तो हम एनोड पे क्या रख रहे हैं, इम्प्योर कॉपर एनोड रख रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे, और जो कॉपर है, हमारा कॉपर सॉलिड है, वो कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा है कॉपर CuSO4। तो दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आपको क्वेश्चन क्या आता है, तो आपको क्वेश्चन आता है फेराडेज लॉ से रिलेटेड, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको क्वेश्चन आता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो हमारा फर्स्ट लॉ जो होता है वो क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एनी इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, उतना ज्यादा जो है वो मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक है, जो मेटल क्या होगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पे, मतलब जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। और चार्ज क्या होता है हमारा, क्यू क्या होता है, हमारा होता है करंट टू टाइम। तो जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IT के। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जो कि होता है Z। तो हमारा बन जाएगा M इक्वल्स टू, ये आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जब भी आप क्या करो, जब भी आप फेराडे लॉ लिख रहे हो, आप फर्स्ट लॉ लिख रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है M इक्वल टू ZIT, जहां पे I क्या है, करंट है, T है टाइम, और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, मतलब एक इक्विवेलेंट के लिए कितना हमारा चार्ज जो है वो होता है। ठीक है, हमारा कितना चार्ज हमको देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सेकंड हमारा लॉ आता है, तो हमारा दूसरा लॉ क्या कहता है, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू डिफरेंट सब्सटेंस देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के हैं। अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी या सेम चार्ज दे रहे हैं दो सॉल्यूशंस को, तो क्या हो रहा है, वहां पर जो मेटल जो है डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मतलब जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ज्यादा वो मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा व्हेन वी गिव द सेम इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे, तो न्यूमेरिकल्स देखो, NaCl के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहां पे 1F चार्ज, 1 फैराडे चार्ज टू डिपॉजिट 1 मोल, ठीक है। हमको 1 फैराडे चार्ज चाहिए टू डिपॉजिट 1 मोल। हम इक्विवेलेंस के हिसाब से देख रहे हैं। अगर हमारा MgCl2 है तो MgCl2 में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 2 फैराडे चार्ज देना पड़ेगा। Cu2 प्लस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको यहाँ पे 2 फैराडे चार्ज टू डिपॉजिट 1 मोल कॉपर, ठीक है। अगर 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करना है, ठीक है, 1 मोल के लिए होता है ये फैराडे, तो अगर 1 मोल के लिए डिपॉजिट करना है तो हमको 2 फैराडे देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड है या 2 इलेक्ट्रॉन्स शामिल है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको पक्का से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, हमको टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, हमको 1.5 एम्पियर दे रखा है करंट। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, हमको बोल रहा है कितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे जब हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज हमको पता है Q इक्वल्स टू होता है हमारा IT, तो पहले चार्ज निकालने से पहले हमको टाइम को 10 मिनट्स में दे रखा है, तो टाइम को हमको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 60 विच इज 600 सेकंड, ठीक है। हमारा क्या बन गया, हमारा टाइम निकल गया 600 सेकंड्स, तो हमको सेकंड्स में टाइम निकालना है। हमको करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर, हम पहले क्या करेंगे, हम चलिए चार्ज निकालेंगे, तो Q इक्वल्स टू IT 600 इंटू 1.5 विच विल बी 900 कोलाम, 900 कोलाम हो जाएगा वो। अब हमको पता है जो CuSO4 है, CuSO4 से क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कॉपर जो है +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर डिपॉजिट होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको कितनी देनी पड़ेगी, 2F चार्ज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। 2F चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, हमको पता है। अब 1 मोल कॉपर कितना होता है, 63 ग्राम कॉपर होता है, मतलब 2F चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500 कोलाम, तो 2 इंटू 96500 कोलाम पे 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है, इतना होता है। बट हमारे पास चार्ज कितना अवेलेबल है, हमारे पास चार्ज कितना है, हमारे पास चार्ज है 900 कोलाम, हमारे पास चार्ज जो है वो कितना है 900 कोलाम चार्ज है। तो हम 900 की निकालेंगे, तो 900 के लिए हो जाएगा 900 कोलाम के लिए तो 900 कोलाम के लिए हो जाएगा 63 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 96500 कोलाम, सिंपल यूनिटरी मेथड इंटू 900, तो हमारा हो जाएगा 0.2938 ग्राम, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, इतना हमारा चार्ज, हमारा मास आ जाएगा इतना कॉपर का। तो लास्ट में हमको लिखना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज 0.2938 ग्राम, ठीक है। इससे आपका रिप्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो आंसर कॉपी में अच्छी रहती है। तो आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी है, जो भी आप आंसर निकालो लास्ट में आपको लाइन लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है कभी कभी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो पक्का से देख के जाना। NaCl में क्या होता है, NaCl को हम पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस बनेगा। अब एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस कैसे होती है, तो देखो एनोड पे जो है वो Cl माइनस हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होना क्या चाहिए कि एनोड पे जो है वो Cl2 गैस, तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे जो है Cl2 गैस होती है, ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, नो ऑक्सीजन गैस एट एनोड बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, ओवर पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, उतना ओवर पोटेंशियल हम नहीं दे पाते, इसलिए वहां पे क्या होती है Cl2 गैस होती है, ना ही ऑक्सीजन गैस होती है। ये असर्शन रीजनिंग में पूछा गया है कि कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है एनोड पे, तो एनोड पे कौन सी गैस होती है, Cl2 गैस, ना कि ऑक्सीजन गैस। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा जो H2O लिक्विड है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाफ H2 गैस कैथोड पे एब्जॉर्ब होगी, प्लस OH माइनस एक्वस में होगा, ठीक है। तो आपको ये पक्का दोनों इक्वेशन होनी चाहिए। ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी NaCl प्लस H2O, क्या बन जाएगा हमारा, Na प्लस बनेगा प्लस OH माइनस बनेगा, हाफ H2 गैस निकलेगी और हाफ Cl2 गैस निकलेगी, ठीक है, हाफ Cl2 गैस निकलेगी। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द ओवरऑल इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे कौन सी गैस होती है और कैथोड पे, एनोड पे हमारा Cl2 गैस होती है और कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैटरीज, जो कि पक्का से एग्जाम में एक बैटरी तो आती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेकेंडरी बैटरी, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो आपको सब मैं पढ़ाऊंगा, बट आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि कौन सा आपको लास्ट टाइम पे देख के जाना, जिससे आपके दिमाग में वो इक्वेशंस रहे। तो हमारे जो बैटरीज क्या होती है, बैटरीज में हमारा सेल जो है कनेक्टेड होता है सीरीज में, हमारा गैल्वेनिक सेल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हमारा सेल्स कौन से होते हैं, गैल्वेनिक सेल, और इनका सोर्स क्या होता है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हमको पता है बैटरीज हम क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सके।
अब दो तरह की बैटरीज होती है, एक प्राइमरी बैटरी होती है, एक सेकेंडरी बैटरी होती है। तो प्राइमरी बैटरी क्या होती है? द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस क्या है, तो रिएक्शंस एक बार ही होती है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड, कांट बी रीयूज अगेन, ठीक है। एक पीरियड के बाद क्या होता है, बैटरी जो होती है वो डेड हो जाती है और वी कांट रीयूज अगेन, ठीक है। हमको नई बैटरी खरीदनी पड़ेगी, हम वापस को रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, वापस को करंट फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि वो डेड हो चुकी है, उसको रीयूज नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी बैटरीज होती है रीयूज नहीं होती, सेकेंडरी बैटरीज रीयूज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट प्राइमरी सेल, ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी सेल आता है ड्राई सेल। अब ड्राई सेल को हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्लांचे सेल। अभी यूज कहां आता है? तो यूज आता है क्लॉक्स में, जो हमारी वॉल क्लॉक्स होती है, और ट्रांजिस्टर में। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जिंक 2 प्लस बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमारा कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन की एक रॉड होती है सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन ब्लैक, ठीक है। कार्बन जो ब्लैक होता है, कार्बन पाउडर होता है, और जो पाउडर्ड MnO2 होता है उससे सराउंड होता है किससे? कार्बन की रॉड से। रिएक्शन क्या होती है? MnO2 जो है +4 में अभी प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और हमारा बन जाएगा MnOOH। क्या बन जाएगा? MnOOH प्लस NH3 हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो रिएक्शन होती है, जो NH3 है वो जिंक के साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? जिंक NH3 होल 4 2+, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है जिंक के साथ, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा, बट लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा अभी वो कैसे याद रखना है आपको। E0 सेल क्या होता है इस रिएक्शन के लिए? 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट हमारी प्राइमरी सेल है मरकरी सेल, ठीक है। क्या है नेक्स्ट हमारा? है मरकरी सेल। नाउ व्हाट इज मरकरी सेल? तो यूज्ड फॉर लो करंट डिवाइसेस, ठीक है, जहां पे लो करंट रिक्वायर्ड होता है उन डिवाइसेस के लिए यूज होता है मरकरी सेल। कहां का यूज होता है? हियरिंग एड्स में यूज होता है, जहां जिसको सुनने की, जो कान की सुनने की मशीन होती है ना, हियरिंग एड्स उसको बोलते हैं, और वॉचेस में यूज होता है, ठीक है, जो रिस्ट वॉचेस होती है उनमें यूज होता है। रिएक्शन क्या होती है? देखो, एनोड पे हमारा जिंक अमलगम ZnHg अमलगम होता है। कैथोड पे हमारा पेस्ट होता है HgO एंड कार्बन का, और इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा KOH एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH और जिंक ऑक्साइड। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? एनोड पे हमारा होता है जिंक Hg प्लस 2OH माइनस, हमारा बन जाएगा जिंक सॉलिड, ठीक है। जिंक यहाँ 0 पे था और यहाँ +2 में बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। HgO, कैथोड पे HgO है, HgO +2 में था, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हमारा Hg 0 बन जाएगा और 2H माइनस निकल जाएगा। हम सिंपल लिख देंगे रिएक्शन, तो 2H माइनस से 2H माइनस कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा जिंक Hg प्लस HgO, जिंक ऑक्सीजन प्लस Hg लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस Hg लिक्विड बन जाएगा। तो ये ओरल रिएक्शन है, किसकी होती है ओरल रिएक्शन? ये मरकरी सेल की, ठीक है। ये कौन सा सेल है? मरकरी सेल। मरकरी सेल एक प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। अब नोट डाल के लिखो इस इक्वेशन, ये पूछा जाता है, ठीक है, इससे पूछा जाता है। देखो, इस इक्वेशन में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। क्या है? कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। आयन प्रेजेंट नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। आयन प्रेजेंट नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो नोट डाल के नोट कर लो इसको कॉपी में, द ओरल रिएक्शन और द ओरल सॉल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, सो नो कॉन्सेंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। तो इस सेल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती ही नहीं है, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम में, क्योंकि आयंस प्रोड्यूस नहीं है, आयंस नहीं है पूरी रिएक्शन में, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछा जाता है 1 नंबर का, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो नो कॉन्सेंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंडरी बैटरीज। तो सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है? कैन बी रिचार्ज, ठीक है, हम रिचार्ज कर सकते हैं। कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट पास तो कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में? इन द अपोजिट डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमको रिचार्ज करना है बैटरी को, तो हमको इलेक्ट्रिकल करंट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो पहले था उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो रिचार्ज की रिएक्शन अलग होती है और नॉर्मल रिएक्शन अलग होती है। तो पहला आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेड स्टोरेज बैटरी। देखो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रखा है, तो ये तो पक्का से इंपॉर्टेंट है। देखो, एनोड पे क्या होता है हमारा? पीबी होता है लेड, कैथोड पे हमारा PbO2 होता है, और इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। मतलब हम एसिड यूज करते हैं यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। होता क्या है यहाँ पर? मतलब एसिडिक कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से मतलब क्या है? हमारा एसिडिक कंडीशन हम यूज कर रहे हैं। अब देखो रिएक्शंस क्या होती है, तो देखो हम सिंपल रिएक्शन देख रहे हैं पहले, जब रिचार्जिंग हम नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस। तो हमारे नॉर्मल रिएक्शन में Pb सॉलिड है प्लस SO4 2 माइनस H2SO4 से आए, तो हमारा PbSO4 बनेगा, मतलब Pb 0 से, Pb हमारा 0 से Pb +2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये Pb +4 में अभी PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हमारा क्या बन जाएगा? PbSO4 मतलब +2 बन जाएगा प्लस 2H2O हमारा निकल जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी?
पीबी सॉलिड प्लस पीबीओ2। अब देखो यहाँ पे 4H प्लस है और यहाँ पे 2SO4 माइनस 2 है, 2SO4 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा 2H2SO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2H2SO4, ठीक है। 4H प्लस का 2H2, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 4H प्लस ही है, 2H2SO4 लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड में क्या है, PbSO4, 2 PbSO4 है, एक ये PbSO4 ये PbSO4, 2 PbSO4 बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा 2 PbSO4 प्लस हमारा बन जाएगा 2H2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हमारे आ जाएगा 2H2O लास्ट में, ठीक है। ये तो होगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन। बट कभी कभी क्या होता है, रीचार्जिंग रिएक्शन से पूछते हैं, क्या होता है रीचार्जिंग रिएक्शन से पूछते हैं। अब रीचार्जिंग रिएक्शन कैसे बनाएंगे, तो रीचार्जिंग रिएक्शंस में द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, रिएक्शन क्या होती है रिवर्स होती है। अब आपको क्या ये भी याद रखनी पड़ेगी, तो ये याद रखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, उसमें कैथोड की रिएक्शन को उल्टी करो, क्या करना है कैथोड की रिएक्शन को रिवर्स करना है और उसको एनोड की रिएक्शन बना देना है। कैथोड की रिएक्शन को रिवर्स करना है और उसको एनोड की रिएक्शन बना देना है। तो कैथोड की रिएक्शन क्या है, ये वाली रिएक्शन है कैथोड की। अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा रिवर्स हो जाएगा PbSO4 सॉलिड, तो ये बन गया PbSO4 प्लस 2H2O PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन में कैथोड की रिएक्शन की उल्टी करके लिखा है, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन में कैथोड की रिएक्शन थी उसको उल्टा करके लिखा है और वो किसकी रिएक्शन बन गई, वो एनोड की रिएक्शन बन गई। सिमिलरली हम नॉर्मल रिएक्शन में हम एनोड की रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे और वो कैथोड की रिएक्शन बन जाएगी। जो नॉर्मल रिएक्शन हमारी Pb प्लस SO4 2 माइनस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको रिवर्स करेंगे और रिचार्जिंग रिएक्शन में एक रिएक्शन बन जाएगी हमारी कैथोड की। तो हमारी बन गई रिएक्शन कैथोड की PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्स किया है एनोड की रिएक्शन को, फिर कैथोड की बन गई है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb सॉलिड और हमारा बन जाएगा SO4 2 माइनस। सिंपल ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा ये 2 PbSO4 प्लस 2H2O PbO2 प्लस Pb प्लस हमारा बन जाएगा 2H2SO4, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन थी उससे सिर्फ रिवर्स किया है, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन थी उसका क्या किया है, सिर्फ रिवर्स किया और हमारी क्या बन गई है रिचार्जिंग रिएक्शन बन गई है। तो कभी कभी आपसे रिचार्जिंग रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रिचार्जिंग रिएक्शन में सिर्फ रिवर्स करना है ओवरऑल रिएक्शन को। अगर हमको एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है तो मैंने आपको बता दिया कि एनोड की रिएक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी जो कैथोड की रिएक्शन है उसको रिवर्स करना है तो एनोड की रिएक्शन बन जाएगी, और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी एनोड की रिएक्शन को रिवर्स करना है तो वो बन जाएगी कैथोड की रिएक्शन रिचार्जिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल, जो कि फ्यूल सेल भी कभी कभी पूछ जाता है। अभी होते क्या आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि दो सेल्स which convert energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy, ठीक है। मतलब जो भी हमारी एनर्जीज प्रोड्यूस हो रही है ना कंबशन से, किसी कंबशन से, मिथेनॉल के, हाइड्रोजन के, मीथेन के, इनकी कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, फ्यूल सेल, ठीक है। अब इसके एडवांटेज पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में, तो क्या एडवांटेज होते हैं, एक तो हाई एफिशिएंसी होती है 60 to 70% की, एक ही पॉल्यूशन फ्री होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही इनफाइनाइट लाइफ टाइम होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफाइनाइट लाइफ टाइम होती है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको बताना चाहिए कि हाई एफिशिएंसी होती है, इनफाइनाइट लाइफ टाइम होता है और पॉल्यूशन फ्री होते हैं। अब रिएक्शंस क्या होती है, तो रिएक्शंस देख लेते हैं। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारा ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4OH माइनस बन जाता है सिंपल, और 2H2O H2 प्लस 4OH माइनस, यहाँ पे क्या होता है, यह एनोड की रिएक्शन है 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा 2H2 प्लस O2। अब देखो ये 2H2O कैंसिल हो जाएगा इससे 2 से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, तो 4 थे पहले, 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ बन जाएगा 2H2O और यहाँ बन जाएगा 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, और फ्यूल सेल की डेफिनेशन और एडवांटेज तो पक्का से पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशंस। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है। क्या होता है, मेटल का कोरोजन हो जाता है जब भी मॉइस्चर या वाटर या एयर के साथ वो रिएक्ट कर देता है। ये कैसा फिनोमिनन है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है। होता क्या है, देखो एनोड पे रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है मेटल का, तो Fe से Fe2 प्लस जाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने बैलेंस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लिखा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, जो E0 वैल्यू है Fe2 प्लस से Fe की, वो कितनी है माइनस 0.44 वोल्ट, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बना देगा, ठीक है। सिंपल, कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा,
2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O, ये 4H प्लस को डाला है बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए। आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कोरोजन का? तो कवरिंग विद पेंट्स, पेंट से कवर कर सकते हैं, ठीक है, कवरिंग विद पेंट्स। और केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स? बिस्फिनॉल, आपको याद रखना है बिस्फिनॉल केमिकल होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और क्या मेथड है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का? तो कवर द सरफेस विद द इनर्ट मेटल्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं मेटल्स की, ठीक है, मेटल्स की कोटिंग कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा मेन मेटल होगा, जो हमारा मेन जिसपे हमको कोरोजन नहीं करवाना है, वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं किसी भी इनर्ट मेटल की, जैसे टिन हो गया, जिंक हो गया, ये सारे क्या इनर्ट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का से एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन इस पर, ठीक है, इस पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि द वन विच हैज हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट विल एक्ट एज अ बेटर मेटल फॉर कोटिंग ऑफ सर्फेस ऑफ मेटल, ठीक है। अगर हमको किसी सर्फेस की मेटल की कोटिंग करनी है तो हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, हमको वो यूज करना पड़ेगा जिसकी हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ऑफ ई नॉट क्या हायर है, मतलब वो इजिली क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो इजिली क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है, मतलब इनर्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, इनर्ट रहेगा। तो हमारे पास देखो ये है x2 टू x2 प्लस टू x माइनस 2.6 है, और ई y2 प्लस टू y दे रखा है माइनस 0.44। अब बड़ा कौन सा है, बड़ा है y, ठीक है, y है हमारा बड़ी वैल्यू, माइनस 0.44 इज अ बिगर वैल्यू, इज अ ग्रेटर वैल्यू देन माइनस 2.6, माइनस 2.6 छोटी वैल्यू है, तो दैट्स वाई y इज बेटर फॉर कोटिंग ऑफ सर्फेस ऑफ मेटल, ठीक है, y जो होगा बेटर होगा सर्फेस ऑफ कोटिंग के लिए, जो कोटिंग करवानी है हमको मेटल के लिए वो ज्यादा रहेगा, y बेटर रहेगा, x नहीं रहेगा। y क्यों, क्योंकि y जो है वो मोर इनर्ट है, y मोर इनर्ट है, क्यों, क्योंकि y की ई नॉट वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ड्यू टू विच इट विल नॉट ऑक्सीडाइज फर्स्ट। तो y की क्या है, y की वैल्यू कम है, तो इसलिए वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दैट्स वाई y विल एक्ट एज अ बेटर मेटल फॉर कोटिंग, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा खत्म हुआ, ठीक है, सारे मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सब कवर करवा दिए, आपको इतना पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जो मैंने करवाए हैं, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे उससे, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट कवर करा दिए हैं। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सॉल्यूशंस। द सेकंड चैप्टर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री इज द सॉल्यूशंस। चैप्टर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा बहुत ही इजी हमको पता है सबको। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ओके। नाउ देयर आर टू कंपोनेंट्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। हमको इस चैप्टर में दो कंपोनेंट्स का ही पढ़ना है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जो है वो हाई अमाउंट में होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में होगा, और सॉल्यूट जो है हमारा लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव वेज है एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, नो कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब हमने सॉल्यूट डाला तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई उसकी, सॉल्यूट डालने के बाद कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो क्वांटिटेटिव वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन, तो फर्स्ट हमारा मास परसेंटेज, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये होता है मास परसेंटेज, मतलब मास अपॉन मास। मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं ऊपर से, जो कम क्वांटिटी में सब्सटेंस है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, तो सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। नाउ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज व्हाट, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का वॉल्यूम लेना है, और टोटल वॉल्यूम मतलब जो सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन की, तो वो लेनी है इनटू 100। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। सो व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन, सो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का जिसको हमको निकालना है उसके नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। 10⁻6 को अगर आप पीपीएम में करना है, ठीक है। तो अगर आपको आपका आंसर आया 5.8 अपॉन 10⁻6, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 5.8 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 10⁻6 क्या है, पर मिलियन है ना, अपॉन में मिलियन है इसलिए बोला पार्ट्स पर मिलियन, ओके। अगर आपको कुछ ज्यादा डीप में पढ़ना है चैप्टर, तो मैंने सॉल्यूशन का वन शॉट करा रखा है अलग से भी, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा डीप में पढ़ना है चैप्टर, वैसे ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ोगे तो ये भी सफिशिएंट एग्जाम के लिए। बट अगर आप जब भी आपको पढ़ना है, सॉल्यूशन का वन शॉट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काय से, इसको बोलते हैं काय, ठीक है, काय बोलते हैं इसको। तो काय ऑफ ए इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस एनबी। काय ऑफ बी क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस एनबी, मतलब हमारा रेशियो है, क्या है, रेशियो है मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। ये क्या है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, और ये क्या है, टोटल मोल्स है,
ओके, जैसे एक्स बी निकालेंगे मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ये पता क्या होना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों रेशियो है तो दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होगा। तो अगर आपको एक्स बी पता है, अगर एक्स ए पता है तो आप एक्स बी निकाल सकते हो 1 माइनस एक्स ए करके। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए करके आप क्या निकाल सकते हो, एक्स बी निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी पे क्वेश्चन भी आता है। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट निकालना अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, लीटर में निकालना होता है आपको। अगर लीटर में नहीं रखा तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करके, अगर एमएल में दे रखा है तो हमारा फॉर्मुला क्या बनेगा, एन अपॉन वी। एन को लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और एमएल में अगर दे रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चले जाएगा। तो ध्यान रखना मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि मोलैरिटी जो है फंक्शन है वॉल्यूम का। मोलैरिटी में क्या देख रहे हैं हम, वॉल्यूम देख रहे हैं, इसलिए मोलैरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो हमारा मोलैरिटी में भी था, बट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, वहां पे क्या लेते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल्स को लिख दिया W2 अपॉन M2 इंटू मास सॉल्वेंट लिख दिया M1। अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चले जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ मोलैरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। मतलब हम सॉलिड डाल रहे हैं, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, और हम सॉलिड डाल रहे हैं ऊपर से, सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब डाला हमने सॉल्यूट, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी इन सॉल्यूशन कॉल्ड डिसोल्यूशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन, मतलब सॉलिड जो है धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब क्या होगा आगे, उसके बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन होने के बाद ड्यू टू सॉल्यूट सॉलिड कोलिजन, कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूट हो गए। अब सॉल्यूट सॉल्यूट का क्या होगा, कोलिजन होगा, तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे सॉल्यूशन से। तो सम सॉलिड पार्टिकल्स गेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो सॉलिड है वो पुल आउट हो गया है, सॉलिड जो है वो पुल आउट हो गया है फ्रॉम सॉल्वेंट, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। नाउ सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें हम फर्दर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। आप डालते भी जाओगे बट सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक गिलास हमने पानी लिया है, उसमें आप नमक डालते जा रहे हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब नमक जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो गया है, उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं, उसी टाइम बोलते हैं सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब सैचुरेट हो गया, अब नमक डिसॉल्व नहीं होगा। एट सैचुरेशन पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। इस पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब अब हम देख सकते हैं, अब पता लगा सकते हैं हम कि कितनी सॉल्युबल है हमारा सोल्यूट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता लगाकर। नाउ नेक्स्ट हमारा इस पे ही देख रहे हैं, पहला देखते हैं हमको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमको देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमको पता है जो सॉल्युबिलिटी है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। अब यहाँ पे दो चीजें आएगी। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हमको पता है कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो एंथैल्पी होगी रिएक्शन की, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अब हमको यहाँ पे क्या लगाना है, ली चटले प्रिंसिपल लगाना है। क्या लगाना है, ली चटले प्रिंसिपल लगाना है। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू ली चटले प्रिंसिपल अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इन एंडोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होगा, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बट अगर यही केस एक्सोथर्मिक में है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन H, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लेस देन 0 होती है, मतलब नेगेटिव होती है। नेगेटिव में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब रिवर्स रिएक्शन। यहां पे क्या होगी, रिवर्स रिएक्शन होगी। ठीक है, बट अगर सेम आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, मतलब आप कोल्ड कंडीशंस कर दोगे, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। मतलब गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड्स में, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो देखते हैं इसके बारे में। तो पहले हमको देखना है इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो हमको पता है।
तो इसी पे बेस्ड है हेनरीज लॉ हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो अभी के अभी। और याद रखना है स्टेटमेंट क्या होता है हेनरीज लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जो सॉल्बिलिटी होगी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। सॉल्बिलिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। तो आप इसको लिखोगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो अब हम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस द सॉल्बिलिटी। ठीक है, हम सॉल्बिलिटी, हमको पता है कि सॉल्बिलिटी जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। अब सॉल्बिलिटी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मॉडिफाइड हेनरीज लॉ क्या हो गया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सॉल्बिलिटी, और सॉल्बिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में। तो सॉल्बिलिटी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। किसकी प्रोपोर्शनल हो गई, मोल फ्रैक्शन की। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x एंड P इक्वल्स टू KHX। KHX क्या है, KHA क्या है, सॉरी, KH इज द हेनरीज कांस्टेंट और KH इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, KH आएगा। और KH क्या होता है, KH होता है हेनरीज कांस्टेंट। तो KH डिपेंड किस पे करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, KH डिपेंड किस पे करता है, तो KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। KH किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हमको इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो हमको पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है, mx, c तो यहाँ पर है नहीं, तो y इक्वल्स टू mx, तो जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, kh, और हमारा बनेगा ग्राफ किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना, नोट डाल के लिख लो या इंपॉर्टेंट लिख लो। देखो हमको पता है KH क्या हो जाएगा यहाँ से, P अपॉन x। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH लेसर इज द सॉल्बिलिटी, और x क्या है, सॉल्बिलिटी तो है, मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्बिलिटी है, तो सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल ज्यादा समझ आएगा आपको। N2 गैस हमारे पास और 293 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। हमारे पास KH1 है 76.48 किलो बार, और KH फिर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इंक्रीज हो गया, KH2 बन गया है, और क्या हो गई है 88.8 किलो बार। तो अब वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन गैस की सॉल्बिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजन गैस की सॉल्बिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एज KH वैल्यू इंक्रीजेस सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस डिक्रीजेस। ठीक है, पहले हायर थी फिर डिक्रीज हो गई क्योंकि KH वैल्यू आपने क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, तो जैसे ही KH वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना आप। नाउ नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपको दो एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। सॉल्बिलिटी बढ़ाने के लिए, CO2 गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ाने के लिए बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर में बॉटल को सील किया जाता है जिससे सॉल्बिलिटी बढ़ जाए, मतलब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो सॉल्बिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, हेनरीज लॉ है। नेक्स्ट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड डिक्रीजेस ड्यू टू विच लो सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर क्या डिक्रीज हो रहा है। पार्शियल प्रेशर की वजह से क्या होगा, सॉल्बिलिटी डिक्रीज होगी, किसकी, ऑक्सीजन की, इन ब्लड एंड टिश्यूज। क्या होगी, सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लो सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द सोडा बॉटल will go flat faster in Srinagar than Delhi because of low solubility of CO2 in water due to high altitudes in Srinagar. Very important point. देखो ये क्वेश्चन आया भी है सैंपल पेपर में, आपको दिखाऊंगा जब सैंपल पेपर कराऊंगा। सैंपल पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि सोडा बॉटल कहाँ पे फास्टर फ्लैट होगी, तो कहाँ फ्लैट होगी फास्टर, श्रीनगर में। श्रीनगर में क्यों फ्लैट होगी, क्योंकि वहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लो सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 कम होगी तो फ्लैट भी जल्दी हो जाएगी। अब लो सॉलिबिलिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स इन श्रीनगर। अब हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर लेस हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर लेस हो जाएगा तो सॉल्बिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से फ्लैट का जल्दी होगी, दिल्ली में नहीं होगी, श्रीनगर में होगी। ठीक है, दिल्ली में नहीं होगी, श्रीनगर में होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट देखना है हमको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना। जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब एक्सोथर्मिक में हमको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती है, बट जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस। ये हमको पता, हमने पढ़ा अभी। मतलब कोल्ड वाटर में ज्यादा सॉल्बिलिटी होगी एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो इसी के
थ्रू आती है, एक एप्लीकेशन जो आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर ड्यू टू मोर सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल क्यों होते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर? बिकॉज द सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर, द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर इज हायर। ठीक है, कोल्ड वाटर में क्या होगी, सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। नेक्स्ट चलते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। नाउ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कौन बताता है? वो बताता है राउल्ट्स लॉ, पर उससे पहले हमको डाल्टन लॉ पढ़ना पड़ेगा। डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस और ईच कंपोनेंट। द टोटल प्रेशर ऑफ द अबव द सॉल्यूशन, द टोटल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन फेज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब टोटल प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2, जितने भी कंपोनेंट्स सबका पार्शियल प्रेशर को कंबाइन करके होता है टोटल प्रेशर। अब राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब क्या बोल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो हमारा हेनरीज लॉ ने बोला था, बट यहाँ पे हेनरीज लॉ का कांस्टेंट अलग था, यहाँ का कांस्टेंट अलग है। तो मतलब P1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x1 के। P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1। अभी P1 नॉट क्या है? P1 नॉट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब P2 के लिए ऐसे लिख सकते हैं P2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल x2 और P2 इक्वल्स टू P2 नॉट x2, P2 नॉट x2। तो P1 नॉट एंड P2 नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ था। अब देखो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि Pt जो है P1 प्लस P2 है। P1 की वैल्यू रख दो यहां से, P1 क्या है? P1 नॉट x1, P2 नॉट क्या है? P2 नॉट x2। तो हम क्या करेंगे, अब x1 को लिख सकते हैं हम P1 माइनस x2, क्योंकि हमको पता है x1 प्लस x2 क्या होता है? 1 होता है। तो हम x1 के लिए लिख देंगे 1 माइनस x2, तो 1 माइनस x2 रख दिया, P2 नॉट x2 रख दिया। अब क्या करा हमने, x2 कॉमन ले लिया, तो x2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? P2 नॉट माइनस P1 नॉट और P1 नॉट ये अलग रह जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? y इक्वल्स टू x प्लस c की इक्वेशन। हमारा इंटरसेप्ट क्या है? P1 नॉट है। ठीक है, अब हमारा देखो स्लोप क्या है? P2 नॉट माइनस P1 नॉट है, यही हमारा स्लोप। अब ये पॉजिटिव कब होगा? जब P2 नॉट ज्यादा होगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि P2 नॉट ज्यादा है हमारा देन P1 नॉट, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये वाला, ये टोटल ग्राफ का है। ठीक है, ये टोटल का है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है। हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन देखो, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, इससे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और इससे भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। P2 इक्वल्स टू P2 नॉट x2। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा? P1 नॉट इक्वल्स टू P1 नॉट x1, P1 प्लस P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है जिसमें P1 नॉट ये आ गया, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है। और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ क्या है हमारा? P2 इक्वल्स टू P2 नॉट x2। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है, ये वाले सेकंड और ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा हमारा? ये हमारा P1 नॉट, तो यहाँ से स्टार्ट होगा इंटरसेप्ट और ये हमारा P2 दिखाएगा। तो इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, P1 नॉट और P2 नॉट पॉइंट को, और हमारा थर्ड इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है इसका, तो हमारा बन जाएगा PT इक्वल्स टू P1 प्लस P2 का ग्राफ। चलते नेक्स्ट पे, तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वेपर फेज में। ठीक है, अब वेपर फेज में क्या होता है, जो P1 है वो किसके इक्वल होगा? Y1 PT, P2 इक्वल्स टू Y2 PT। अभी Y1 Y2 क्या है आप ये सोच रहे होंगे, तो Y1 एंड Y2 आर द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। पक्का से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखना कि जब भी आपको मोल फ्रैक्शन पूछा हो वेपर फेज में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको P1 पता है, आपको टोटल प्रेशर पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो इन वेपर फेज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा, हमने क्या पढ़ लिया? राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? P1 इक्वल्स टू x1 P1 नॉट, और हमारा हेनरीज लॉ क्या होता है? P इक्वल्स टू KHX। मतलब दोनों सेम ही है, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ सब सेम है। तो राउल्ट्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस है किसका? हेनरीज लॉ का। चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। तो फर्स्ट आता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। उसमें पहला सॉल्यूशन है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं विच ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन से, पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे।
ठीक है, पहले तो ये पॉइंट है, ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा ये कि जो डायलिस मिक्सिंग है वो जीरो है, मतलब ना वहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी। ठीक है, नो हीट एब्जॉर्ब नो हीट रिलीज, नो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट रिलीज होगी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि डेल्वी मिक्सिंग जीरो है, मतलब नो चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स AB, अगर 60 ml है, ये 40 ml है, तो पूरा हमारा 100 ml मिलेगा ना, हमको 100 से कम मिलेगा ना 100 से ज्यादा मिलेगा। उन सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किसकी इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे डिफरेंट होते हैं वो देखते हैं। तो देखो A2 प्लस B2 है हमारे पास और AB दे रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AA मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट और BB सॉल्यूट सॉल्यूट, वो क्या होंगे, किसी इक्वल होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AB सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों के इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन एप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल एप्टेन मतलब स्ट्रेट चेन, और सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे आइडियल सॉल्यूशन के। तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं या आपको एग्जाम्पल्स देख के पूछा जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दे डोंट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, या तो वेपर प्रेशर लो होगा या हाई होगा, हाई और लो वेपर प्रेशर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेपर प्रेशर हाई होगा या लो होगा देन द प्रिडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ थे हमने वेपर प्रेशर निकाला था, जो टोटल प्रेशर निकाला था वो या तो कम होगा उससे या तो कम होगा या उससे ज्यादा होगा, उससे या तो कम होगा या उससे ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा, अगर हायर वेपर प्रेशर होगा तो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर लोअर वेपर प्रेशर होगा तो कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन कब होगा। तो देखो हमारे पास रिएक्शन है पॉजिटिव डेविएशन की, तो A प्लस BB गिव्स AB। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब AB इंट्रैक्शंस आर वीकर। AB इंट्रैक्शंस क्या होंगे, वीकर होंगे देन A और BB। तो AB के इंट्रैक्शन ज्यादा वीकर होंगे तो वो बॉन्ड, ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहेगा और ये इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इजीली क्या हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू वेपर्स। और जैसे ही वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B फाइंड इट इजियर टू एस्केप, तो इजीली क्या हो जाता है, एस्केप हो जाते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लीड्स टू इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल पक्का से आएगा, इथेनॉल एंड एसीटोन। तो देखो इनमें क्या होती है आफ्टर मिक्सिंग, पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। ठीक है, पहले इथेनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इथेनॉल में पहले क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट आफ्टर मिक्सिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक्स विच रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब वीक हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, इजीली क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारा CS2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ठीक है, तो आपको दोनों एग्जांपल याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं, इथेनॉल एंड एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, उल्टा, जस्ट उल्टा, मतलब वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AB आर स्ट्रॉन्गर। AB के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। देन A एंड BB लीड्स टू डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एस्केप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नॉट एबल टू एस्केप, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज्यादा है, तो नॉट एबल टू एस्केप, और एस्केप नहीं हो पाएंगे तो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लो वेपर प्रेशर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, मतलब जो वेपर प्रेशर हमने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया है उससे कम वेपर प्रेशर आएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फिनॉल और एनिलीन। तो इनमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये पक्का से आता है। ठीक है, आपको डायग्राम भी बनाना है, आपको शो भी करना है कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस एंड दे फॉर्म नेगेटिव डेविएशन, दे शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एजियोट्रॉप्स। अभी एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो एजियोट्रॉप्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ जाता है। तो एजियोट्रॉप्स होते हैं, दीज आर बाइनरी मिक्सचर्स। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, बाइनरी मिक्सचर मतलब दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हैविंग द सेम कंपोजिशन
इन लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब इनका लिक्विड और वेपर फेज में एक सेम कंपोजिशन होता है। सेम कंपोजिशन मतलब कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। अगर 95 है, 95% और 5% है, तो वो लिक्विड में भी सेम रहेगा और गैसियस फेज में भी सेम रहेगा, दोनों में चेंज नहीं होगा। एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉयल भी क्या होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। क्योंकि सेम टेम्परेचर बॉयल हो रहे हैं, उसकी वजह से इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड आइसोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप, सॉरी, these are called azeotrops. Now there are two types of azeotrop. One is minimum boiling azeotrop, and second is maximum boiling azeotrop. अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखो, मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट लोअर, मिनिमम से समझ आ रहा होगा आपको। मिनिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम कब होगा? जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो शो करते हैं, तो मिनिमम वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम होगा। दैट्स वाई, क्योंकि हमको पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट हायर तो वेपर प्रेशर कम। तो वेपर प्रेशर कम मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब आपको एग्जांपल याद रखने हैं, तो मिनिमम बॉइलिंग का है एग्जांपल इथेनॉल वाटर 95% और 5%, और मैक्सिमम बॉइलिंग का एजियोट्रॉप नाइट्रिक एसिड और वाटर, दैट 68% नाइट्रिक एसिड होता है और 32% वाटर होता है। लिक्विड फेज में भी सेम होगा और वेपर फेज में भी सेम होगा ये कंपोजिशन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, CH एंड एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है दोनों के अलग अलग, 61.2 डिग्री सेल्सियस और इसका 56 डिग्री सेल्सियस। अभी बताना है कि कौन सा एजियोट्रॉप है। तो देखो एजियोट्रॉप कौन सा होगा ये कैसे पता लगाएंगे? तो देखो हमको पता है CH और एसीटोन कौन सा डेविएशन शो करते हैं, हमने अभी पढ़ा कौन सा डेविएशन शो करते हैं। अभी आपको मैंने बताया, देखो डेविएशन कौन सा शो कर रहा है, ये CH और ये एसीटोन। तो ये कौन सा डेविएशन है? ये डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है? नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन है मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछ रखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप मिक्सचर, ठीक है, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो देखो ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम मतलब जो कंपोनेंट्स हो उनके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, ये पक्का से पता होना चाहिए। तो जो कंपोनेंट्स का कितना है? 61.2 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस, दोनों इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? ये 60 है तो ये कम है, 64.5 और 54 भी कम है, ठीक है। 54 कम है तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। सेकंड आंसर हमारा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कंपोनेंट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में दे रखा था, ये अच्छा क्वेश्चन है तो ये आ सकता है, ठीक है। सैंपल पेपर में दे रखा है, जब मैं सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा तो आपको पता लगेगा। और नेक्स्ट वी हैव टू सी अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ग्राफ। तो देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? वेपर प्रेशर कम होता है, तो जो राउल्ट्स लॉ से प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर था वो तो स्ट्रेट लाइन ये वाला है, बट नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो हमको टोटल वेपर प्रेशर ऐसे दिखाना है कम, ठीक है। दिस इज द डेविएशन और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है तो सिंपली P1 का भी कम हो जाएगा और P2 का भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये P2 का है और P1 का भी कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा हमको ऐसे दिखाना है, ठीक है। हमको ऐसे दिखाना है, P1 के लिए भी ये हो जाएगा और ये हमारा P2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में नीचे बनाएंगे और पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन का, ये तो मिस करना ही नहीं है आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट डिपेंड नहीं करती है। इन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है नेचर में, ठीक है। क्वांटिटेटिव इन नेचर
फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से क्या बोल सकते हैं हम, हमको पता है P1 वन इक्वल्स टू क्या है x1 P नॉट, ये हमको पता है। अब रिडक्शन कितना होगा वेपर प्रेशर में, क्या होता है हम सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब हम सॉल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वही रिडक्शन ऑफ इन वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे हम, डेल P1 इक्वल्स टू P1 नॉट। P1 नॉट किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस P1, तो P1 नॉट माइनस P1 के लिख देंगे x1 P1, ठीक है, क्या लिख देंगे x1 P1। आइए क्या करेंगे, डेल P1 हो जाएगा P1 नॉट 1 माइनस x1, P1 नॉट कॉमन ले लेंगे, सॉरी P1 नॉट कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस x1, और 1 माइनस x1 क्या होता है x2, ये हमको पता है, और ये हो जाएगा x2 P1 नॉट, ठीक है। अब निकालना रिलेटिव, हमने निकाला रिडक्शन, अब निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्योर है उससे डिवाइड कर देंगे तो डेल P1 अपॉन P1 नॉट हो जाएगा इक्वल्स टू x2। डेल P1 क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो n1 प्लस n2 अपॉन n2। अब देखो जो x2 है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, वो बता दिया मैंने आपको। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जो n2 के मोल्स है वो बहुत कम हो जाते हैं n1 से, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे n2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारा बन जाएगा n2 अपॉन n1। तो आपको ये फॉर्मुला याद रखना है, इस फॉर्मुला से पक्का से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मुले से आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो मोलर मास भी निकाल सकते हो और प्रेशर भी निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इनको हम साथ में पढ़ेंगे। तो देखो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टीबी टीबी ज्यादा है, ठीक है। एलिवेशन मतलब जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, टीबी क्या है सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और टीबी नॉट क्या है प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। तो डेल टीबी क्या हो जाएगा, केबीएम के इक्वल। डेल टीबी क्या होता है, केबीएम के इक्वल। अब डेल टीबी होता क्या है, डेल टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबीएम। ये आपको फॉर्मुला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी। एम क्या होता है, मोलैलिटी, एम क्या है हमारे पास, मोलैलिटी। तो W2 अपॉन M2 इंटू M1 जो हमने पढ़ लिया है। अब केबी क्या होता है, केबी हम लिखते हैं, केबी को हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है जब हमने सॉल्यूट डाला है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो TF जो होगा वो लेस होगा, ये सॉल्यूशन का है, और ये TF नॉट क्या है, सॉल्वेंट का है। तो हमारा यहां पे फॉर्मुला क्या बनेगा, डेल TF इक्वल्स टू KFM। डेल TF क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF, यहां पे TF नॉट होगा, वहां पे क्या होता है TB माइनस TB नॉट था, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू KFM। यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे KF, मोलैरिटी वैल्यू रख देंगे W2 अपॉन M2 इंटू M1, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम M2 निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। KF को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए कि KF होता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, KB होता है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है, तो ग्राफ आपको पता होनी चाहिए। देखो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। तो देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो कितना डिफरेंस होगा, तो यहां से हम निकाल लेंगे। देखो ये हमारा किसका है, सॉल्वेंट का, और ये हमारा सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच में डिफरेंस होगा, उसको निकालेंगे हम डेल TB से, ठीक है। आपको ऐसे ग्राफ बनाना है। सेम आपको फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे बनाना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में आपको सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, TF नॉट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू TF, और ये हमारा डिफरेंस किसके इक्वल होगा, डेल TF के। अब जब आप देखो ये लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये लाइन किसके लिए है, तो जब आप टेम्परेचर और कम करोगे ना तो जो सॉल्वेंट होगा वो फ्रीज हो जाएगा। अभी हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, जैसे आपने टेम्परेचर और कम किया तो हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने टेम्परेचर और कम किया, जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है,
तो ऑस्मोसिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सॉल्वेंट है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर वो कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। सॉल्यूशन में क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वी यूज द वर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम सॉल्यूशन साइड दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट एंड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फ्लो को उल्टा कर देना, जो सॉल्यूशन साइड पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, हम प्रेशर कहां से लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, एक्सेस प्रेशर लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं पाई। पाई क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो क्या कर देगा, सॉल्वेंट के फ्लो को रोक देगा। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा और सॉल्वेंट वापस चले जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ना हमारा फॉर्मुला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मुला हो जाएगा पाई इक्वल्स टू सीआरटी। पाई क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो हमारा पाई इक्वल्स सीआरटी, सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी की लिख सकते हैं N2 अपॉन V RT, N2 लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 RT इंटू अपॉन V। तो यहां से हम निकाल सकते हैं M2, ठीक है, यहां से क्या निकाल सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो M2 हो जाएगा हमारा W2 RT अपॉन पाई V। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस के लिए यूज होता है, ये प्रोटीन्स के लिए, पॉलीमर्स के लिए और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज होती है। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं और नेक्स्ट हमको देखना है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सो व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, नाउ एग्जांपल क्या है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फ्लूइड का, जो हमारे ब्लड में फ्लूइड होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl दोनों सेम है, तो वहां पे क्या होगा, नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दोनों के। बट दूसरा जो सॉल्यूशन आता है वो हमारा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा फ्लूइड का जो कि इनसाइड द ब्लड सेल्स, वो हमारा लेस होगा किससे, 0.9% NaCl से। उस केस में क्या होगा, वाटर विल फ्लो आउट टू द सेल्स। वाटर क्या होंगे, सेल्स में जो वाटर है वो कहां आ जाएंगे, NaCl सॉल्यूशन में आ जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएंगे। क्या आ रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो वहां पे सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जो हमारा फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, 0.9% NaCl सॉल्यूशन से। तो अब क्या होगा, जो NaCl हमारा वाटर में है वो फ्लूइड में चले जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स है उसमें पानी भर जाएगा, पानी भरने की वजह से क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। तो वाटर फ्रॉम NaCl विल फ्लो इनटू द सेल्स, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आपको सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए कौन कौन से सेल्स होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हमारा अगर प्रेशर हमने लगाया लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन थी वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब पहले क्या हो रहा था, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा था, अब क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन इज अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन साइड से अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर को। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, अगर हम प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, जो सॉल्ट वाटर से सॉल्वेंट जो है वो कहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा। मतलब हमको फ्रेश वाटर मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, फ्रेश वाटर। पहले हमारा सॉल्ट वाटर था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यहां पे क्या थी, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब उल्टी हो गई प्रोसेस, अब हाई से लो जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा सॉल्वेंट जो है वो, जो सैलाइन वाटर का सॉल्वेंट था हमको फ्रेश वाटर मिल रहा है। तो किसमें यूज हो रहा है, यूज इन द डीसैलिनेशन। ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर या यूज इन द टू गेट द फ्रेश वाटर फ्रॉम द सॉल्ट वाटर। ठीक है, और यहां पे हमारा आउटलेट लगा हुआ है जो कि हमारे को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए ना। एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो सकता है, या तो हायर हो सकता है एक्चुअल मोलर मास से, या लोअर हो सकता है। तो देखो KCl जो है, हमारे को पता है कि हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। तो ये देखो यहाँ पे KCl में जो है K प्लस भी बन रहा है और Cl माइनस भी बन रहा है, उसकी वजह से दो आयंस बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दो आयंस बन रहे हैं। जो CH3COH है हमारा एसिटिक एसिड है,
अगर दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो डायमर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक ही मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। वो डायमर बनाने की वजह से एक ही मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेंटो फैक्टर जो है, वेंटो फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि डिनोट होता है आई से, ठीक है, जो कि डिनोट होता है आई से। किसके लिए यूज होता है? फॉर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है। जब एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल में या डिसोसिएशन हो रहा है, उसकी वजह से हमको क्या लगाना पड़ता है, एक नया फैक्टर आता है आई। नाउ आई होता क्या है? सो आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड मोलर मास, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करा गया है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, और नॉर्मल मोलर मास जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आपको फॉर्मुला याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है आई इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर मतलब जो डिसोसिएशन हो गया है, एसोसिएशन हो गया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो हमारे को ये फॉर्मुला याद रखना है, ठीक है। आपको बार बार इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मुला याद रखो कि अगर जब भी आपको अल्फा निकालना हो, जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना हो, तो आप कौन सा फॉर्मुला यूज करोगे? अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ आयंस है। एन क्या है? नंबर ऑफ आयंस है। जैसे अगर हम बात करें केसीएल में, तो केसीएल में एन कितने हैं? 2 आयंस है। सीएचटी सीओएच में एन कितना है? 1 है। एन कितना है? 1 है। अगर हम बात करते हैं डिसोसिएशन, जब आपको एग्जाम में दे रखा हो या क्वेश्चन में दे रखा हो कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर आपको लिखा हो कि यू हैव टू अज्यूम दैट कंप्लीट डिसोसिएशन अकर्स, तो उस टाइम क्या होगा? आई जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा? नंबर ऑफ आयंस के इक्वल बन जाएगा। आई की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उस टाइम नंबर ऑफ आयंस बन जाएगा। मतलब अगर के सी एल है तो के प्लस सी एल माइनस, तो यहाँ पे आई बन जाएगा 2। NaCl में Na प्लस Cl माइनस, तो आई बन जाएगा 2। MgSO4 में Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे भी दो पार्टिकल्स है, दो आयंस है, तो 2 बन जाएगा आई। और K2SO4 में देखो यहाँ पे 2K प्लस है और एक SO4 माइनस है, तो 3 बन जाएंगे, 2 + 1 3 आयंस, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन दे रखा हो तो आई किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आई क्या हुआ? क्योंकि आई क्या है? एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से क्या होगा? मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। उसकी वजह से मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जब कोई भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, आई 1 हो जाएगा। बट अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो उस टाइम आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है आई से, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू आई N2 अपॉन N1, डेल टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम, डेल टी बी इक्वल्स टू आई के बी एम, और पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी, ठीक है। तो जब भी आपको लिखा हो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो आपको आई को कंसीडर करना है। जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन दे रखा हो तो आपको इन फॉर्मूलाज को लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है? इन फॉर्मूलाज को लगाना है। अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कुछ नहीं बोल रखा हो तो आपको आई नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिंपल जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे पहले वो लिखने हैं। तो इसी के साथ आपका सॉल्यूशन खत्म होता है, ठीक है। सॉल्यूशन खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस ओवर। अब आपको क्या करना है? ये वीडियो देख ली सॉल्यूशंस की, अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं सॉल्यूशन के, जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस है 100% एग्जाम में आने के, तो वो क्वेश्चंस तो करने ही है, उसके कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ चलते हैं लास्ट चैप्टर पे, फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। हमको पता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता है। अब रेट होती क्या है एक्चुअली? तो रेट होती है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, या प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट से हम क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमारे पास पहले R1 था, उसके बाद R2 हुआ, तो R2 माइनस R1 क्या होगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि R1 से R2 जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे R2 माइनस R1 निकालेंगे तो R2 छोटा होगा और R1 बड़ा होगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम रेट लिखे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, अब डिसअपीयरेंस क्यों बोला? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब डिसअपीयर हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ डिसअपीयर हो रहा है, इसलिए हमने बोला डिसअपीयरेंस ऑफ आर। आर क्या? रिएक्टेंट। हमारी रिएक्शन थी आर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, डिसअपीयरेंस ऑफ आर। तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव साइन आपको दिखाना है, ठीक है। नेगेटिव साइन को दिखा रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि ये जो है ये टर्म जो है नेगेटिव आएगी, और हम आगे से क्या कर रहे हैं? नेगेटिव लगा रहे हैं, जिससे कि वो पूरा टर्म पॉजिटिव बन जाएगा। क्योंकि हम तो रेट निकाल रहे हैं, रेट क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए हम नेगेटिव लगा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पूरी टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और हमारी रेट क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, जब भी रिएक्टेंट की रेट आपको लिखनी है, डिसअपीयरेंस की रेट, तो आपको लिखना है माइनस डेल आर अपॉन डेल टी।
अगर प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। अगर हम ग्राफ देखें तो ये हो रहा है डिक्रीज, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको ये ग्राफ बनाना है। हम वैसे भी ग्राफ देख लेते हैं तो हमारा ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। जस्ट आपको ये दिखाना था। तो आप ऐसे बना सकते हो रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए ऐसे बन जाएगा, प्रोडक्ट के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ, रिएक्टेंट के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ। नाउ देखते हैं नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन है 2HI गिव्स H2 प्लस I2, और रेट क्या होगी, रेट होती है हमारी, तो रेट दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं हम। ठीक है, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं, बट आपको जस्ट ध्यान रखना है कि नेगेटिव लगाना है रिएक्टेंट के साथ और पॉजिटिव लगाना है प्रोडक्ट के साथ। तो अगर इस केस के लिए लिखे हम तो हमारी रेट हो जाएगी, अब देखो जो कोफिशिएंट है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है और कोफिशिएंट हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो -1/2 DHI अपॉन dt इक्वल्स टू, ये हमारे दोनों प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं d/dt ऑफ H2, यहाँ पे +1 है तो 1 ही लिखना है, और यहाँ पे 1 है तो हम डिनोमिनेटर कुछ लिखेंगे नहीं, d/dt ऑफ H2 इक्वल्स टू d/dt ऑफ I2। एक और एग्जाम्पल करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 3Br2 प्लस 3H2O। तो इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, तो देखो 5 जो है वो कोफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और माइनस क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव, माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है। सेम यहाँ पे BrO3 के लिए माइनस आएगा, बट यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो हम कुछ नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। फिर 6H प्लस है तो -1/6 DH प्लस अपॉन dt हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा +1/3 d/dt ऑफ Br2 प्लस 1/3 d/dt ऑफ H2O। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, ये तो हमने लिखा रेट के फॉर्मूला। अब आपको कोई पूछे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 लिखना है, तो जब भी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो हम कोफिशिएंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, कोफिशिएंट्स नॉट इंक्लूडेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है, कोफिशिएंट्स नॉट इंक्लूडेड इन अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। जब भी आपको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पूछा हो तो कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, कोफिशिएंट उस साइड चले जाएंगे और रेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट नॉट इंक्लूडेड, तो देखो यहां पे Br2 के लिए क्या लिखेंगे हम, d/dt ऑफ Br2। देखो पहले 1/3 था ना, तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, रेट में चले जाएगा, 1/3 रेट में चले जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ रेट हो जाएगा। तो जितनी भी रेट रखी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको निकालना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br माइनस, तो देखो Br माइनस में भी 1/5 है, माइनस तो सेम ही रहेगा, माइनस तो यहाँ पे रहेगा, बट क्योंकि हमको सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, इतना पार्ट निकालना है, तो 5 को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ रेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना हो तो आपको सिर्फ कोफिशिएंट यूज नहीं करने, आपको सिर्फ d/dt ऑफ दैट रिएक्टेंट और दैट प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नाउ नेक्स्ट आते हैं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो रेट क्या मैंने क्या होता है आपको, रेट होती है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दिस इज द रेट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं रेट एक्सप्रेशन पे। तो देखो रेट एक्सप्रेशन देखो, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है AA प्लस BB दिस गिव्स CC प्लस DD, तो रेट, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करती है रेट। तो कैसे लिखेंगे, जो रेट है, अब रिएक्टेंट क्या है, A है और B है, तो A की पावर X, B की पावर Y। अब ये X और Y क्या है, हमारी पावर्स है। ये पावर्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पावर्स जो है हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, जो X और Y हमने निकाला है ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ये हम थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते। ठीक है, यू कांट राइट दीज पावर्स थ्योरेटिकली। पावर्स क्या है, ये पावर्स है ऑर्डर्स। ठीक है, ये पावर्स है ऑर्डर्स, X एंड Y आर द ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, देखो प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा और हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज K, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो हमारा बन जाएगा रेट इक्वल्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट इक्वल्स टू K, A की पावर X, B की पावर Y। ऑर्डर समझ आ गया, ऑर्डर क्या है, X और Y है, X किसके रिस्पेक्ट में है, A के रिस्पेक्ट में, और Y किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। अब ये ऑर्डर होता क्या है वो देखेंगे हम। तो देखो हमारे पास है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 गैस। अगर हम इसके लिए रेट लो लिखा हुआ है तो लिखा भी है मैंने ओनली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, हम रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसके लिए, K इक्वल्स टू NO स्क्वायर O2।
देखो कोफिशिएंट्स के इक्वल है, इस टाइम कोफिशिएंट्स के इक्वल है, तो कोफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, हम नहीं बोल सकते ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे 2NO है तो 2 स्क्वायर बन गया और O2 बन गया, ठीक है। अब हम इससे क्या पता लग रहा है कि ये स्क्वायर है और ये 1 है, मतलब NO का जो ऑर्डर है वो 2 है और ऑक्सीजन का O2 का ऑर्डर क्या है 1 है। इससे पता क्या लग रहा है, तो देखो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे NO2 की तो रेट क्या होगी, रेट हो जाएगी 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर है NO का वो कितना है 2 है, वो कितना है 2 है। 2 मतलब अगर आप डबल करोगे, अगर आप 2 2 जा 4 तो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगी तो हमारी रेट हो जाएगी 4 टाइम्स। बट अगर आप O2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे, O2 का ऑर्डर कितना है, O2 का ऑर्डर है 1 तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगी। तो अगर आप डबल करोगे तो रेट भी क्या होगी, डबल ही होगी, मतलब 2 टाइम्स ही होगी, ठीक है। तो ये पता लगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्डर का ये सिग्निफिकेंस है कि जितने टाइम्स हम, जितनी वो उसकी ऑर्डर होगी रिएक्टेंट की और जितना टाइम्स हम उस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे उतने उसके 2 टाइम्स बढ़ जाएगी हमारी रेट, अगर सेकंड ऑर्डर है। अगर सेकंड ऑर्डर है तो 2 टाइम्स बढ़ेगी, अगर थर्ड ऑर्डर है तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। अभी हम एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है हमारी, अगर हमने उसको डबल किया और रेट हमारी 2 टाइम्स हो गई, डबल किया हमने कॉन्सेंट्रेशन को, रेट 2 टाइम्स ही बढ़ी तो हमारा ऑर्डर होगा फर्स्ट ही होगा, क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो, 2 टाइम्स ही बढ़ी है। अगर ट्रिपल करा और 3 टाइम्स बढ़ी तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर डबल किया और 4 टाइम्स बढ़ गई, मतलब 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर तो ऑर्डर क्या है 2 बन गया, ऑर्डर क्या बन गया 2 बन गया। अगर हमने ट्रिपल करी और 9 टाइम्स बढ़ गई, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 थी पहले, ट्रिपल कर दी ना, 3 टाइम्स कर दी तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये भी क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर हो गई। तो जब भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है मतलब सेकंड ऑर्डर। अगर 4 टाइम्स है और डबल हो गई, अब देखो 4 टाइम्स करी पर डबल ही हुई, 4 टाइम्स का 8 टाइम्स नहीं हुआ, 4 टाइम्स 16 टाइम्स नहीं हुआ, तो 4 टाइम्स का डबल कराए सिर्फ, मतलब रेट जो है वो, अगर हमने 4 टाइम्स रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रेट सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ी, रेट सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ी, मतलब इसका रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि 4 का पावर हाफ, ये क्या आएगा 2 ही आएगा, 4 की पावर हाफ मतलब 2, तो हमारी सिर्फ जो ऑर्डर है वो कितना है, हाफ है, जो पावर कितनी है हाफ है, तो ऑर्डर भी कितना है हाफ है। अगर हमने 9 टाइम्स रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो सिर्फ रेट जो है वो ट्रिपल हुई, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स हुई, 3 टाइम्स हुई मतलब 9 का हाफ, 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सी, तो यहां पे भी हमारा ऑर्डर जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप जस्ट पता लगा सकते हो कि अगर हमको रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रिलेशन दे रखा है तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, ऑर्डर पता लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने बताया सब, ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आपको आना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन करना। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ऑर्डर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमारी देखो हमने रेट तो निकाल लिया, रेट इक्वल्स टू KAX/BY। तो ऑर्डर क्या है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो सम ऑफ द पावर्स है, मतलब एक्स और वाई का सम को बोलते हैं ऑर्डर, किसमें, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा x+y। तो अगर हमने इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है KA हाफ B 3/2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सिंपल हाफ और 3/2 को क्या करना है, हमको ऐड करना है, तो हाफ और 3/2 को ऐड करो तो 4/2, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द ऑर्डर फ्रॉम द पावर्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ऑर्डर होता क्या है, देखो ऑर्डर क्या है, हमको पता लग गया कि ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। ऑर्डर जो है वो जीरो हो सकती है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रैक्शन हो सकता है और जीरो हो सकता है। एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ये जो फंडा है ऑर्डर का, वो एलिमेंट्री रिएक्शन भी लग सकता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी लग सकता है। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हम कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ऑर्डर कैसे देंगे हम, स्लोएस्ट स्टेप, जो भी स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, उस रिएक्शन से या उस स्टेप से जो भी रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं इंक्लूड है, उससे हमारा ऑर्डर निकलेगा, उससे हमारा ऑर्डर निकलेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको दे रखा है रिएक्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए अगर आपको रिएक्शन दे रखी है 2A + B गिव्स C और आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अब ऑर्डर निकाल दो, तो ध्यान से सुनो बात, एलिमेंट्री रिएक्शंस में ऑर्डर जो है वो कोफिशिएंट्स के इक्वल होता है, ठीक है। सिर्फ ये एलिमेंट्री रिएक्शंस पे ही फंडा लगता है। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है, जो वन स्टेप रिएक्शन होती है, जो क्या होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वन स्टेप रिएक्शन वन स्टेप में खत्म हो जाए, रिएक्शन वन स्टेप में खत्म हो जाए, रेयर चांसेस होते हैं। बट एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है उन केस में, उसमें क्या होता है, जो ऑर्डर है वो कोफिशिएंट्स के इक्वल होता है, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे निकाल सकते हैं हम कि k की पावर स्क्वायर जो कोफिशिएंट था वो स्क्वायर बन गया, मतलब ऑर्डर बन गया a के रिस्पेक्ट में, और b का बन गया 1, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया हमारा 2 + 1 जो कि होती है 3, ठीक है, ऑर्डर हो गया 2 + 1 जो कि होती है थर्ड, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान रखना जब एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली, और ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ऑर्डर होगा हमारा कोफिशिएंट्स के इक्वल। चलते नेक्स्ट पे।
नाउ देखो, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इससे यूनिट से पता लगा सकते हो कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखो रेट कांस्टेंट होता क्या है, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अभी ए की पावर एक्स बी की पावर वाई क्या कॉन्सेंट्रेशन है, हमने क्या करा, के को इधर रहने दिया और रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। अब हमको कॉन्सेंट्रेशन की पावर नहीं पता तो हमने लिख दिया एन। हमको रेट की यूनिट पता, रेट की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, एन को ऊपर ले गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एन को ऊपर ले गया तो यहाँ बन गया 1 माइनस एन अपॉन सेकेंड। अब हम एन की वैल्यू चेंज करते करते यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एन की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर एन हमारा जीरो ऑर्डर है तो एन क्या हो जाएगा 1 माइनस जीरो, तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सेकेंड, क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सेकेंड हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। तो आपकी इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो आपकी यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 माइनस 1 जीरो, तो कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो बन गया, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया तो सेकंड ही बचा, सेकंड ऊपर आके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर हम 2 के लिए देखें तो 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा -1, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी -1 अपॉन सेकंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर होता है तो मोल -1 बन जाएगा और लीटर 1 बन जाएगा, तो लीटर 1 मोल -1 और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा तो 1 माइनस 3 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर -2 और सेकंड की पावर तो -1 ही रहेगी, तो लीटर स्क्वायर बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर -2 है तो मोल पर लीटर होता है तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल -2 हो जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल -2 और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी फंडा। देखो ऑर्डर समझ आ गया तो मॉलिक्यूलरिटी समझ आ जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंपल बताओ कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिससे कि कोई केमिकल चेंज हो सके, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज जो है पार्टिसिपेट कर रही है जिससे कोई केमिकल रिएक्शन हो सके। तो अगर यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल है सिर्फ, तो देखो एक ही मॉलिक्यूल है तो उनको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जहां पे एक ही रिएक्टेंट है। अगर बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूलर है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ बायोमॉलिक्यूल हो गई। अगर ट्राइमॉलिक्यूलर तो एक 2 मॉलिक्यूल ये और 1 मॉलिक्यूल ये, तो ये ट्राइमॉलिक्यूलर हो गई। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लेस होती है, मतलब ये रेयर चांसेस होती है कि ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है, ठीक है, वरना तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ही बोलते हैं इनको। अब देखो अब आता है एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस अकर इन सिंगल स्टेप, जो आपको बताया मैंने। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, अकर्स इन मल्टीपल स्टेप, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स को मिलाकर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं। अब इस केस में मैंने आपको बताया कि इस केस में ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी सेम होगी, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलर कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई यूज नहीं है। आए समझ में। अब आते हैं हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप कब आता है, जब हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो द स्लोएस्ट स्टेप इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड द आरडीएस स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। आरडीएस मींस रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आप कैसे निकालेंगे, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उससे हमारी रेट निकलेगी और उससे हमारा ऑर्डर निकलेगा। अगर हमारे पास है 2H2O2 और हमने एल्कलाइन कंडीशन में आयोडीन डाल रखा है तो हमारे बना 2H2O प्लस O2, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसमें 2 स्टेप रिएक्शन है, दोनों स्टेप में लिख रखे हैं। H2O2 प्लस I माइनस गिव्स H2O प्लस IO माइनस। अब ये IO माइनस क्या है, इंटरमीडिएट है, वापस रिएक्ट करेगा H2O2 से, और ये फास्ट स्टेप है H2O प्लस I माइनस प्लस O2। अब स्लो स्टेप कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है। कौन सा है, फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप। तो रेट जो है वो डिपेंड करेगी इस पे, मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगी, H2O2 पे और I माइनस पे सिर्फ। I माइनस क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को कभी भी रेट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 इज द आरडीएस, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2O2 इक्वल्स टू के, किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ H2O2 पे और I माइनस पे, तो के H2O2 और I माइनस, तो यहाँ पे देखो 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर और रेट। कैसे निकालना है, जब आपको स्लोएस्ट स्टेप दे रखा हो तो आप इससे निकाल सकते हो रेट भी और ऑर्डर भी। फास्ट स्टेप का कोई रोल नहीं है इसमें, स्लोएस्ट स्टेप विल डिटरमाइन द रेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ आता है वेरी इंपॉर्टेंट 2 ऑर्डर्स पढ़ने हमको, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पक्का से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखना। तो जीरो ऑर्डर मतलब कि रेट जो है वो डिपेंड नहीं करेगी किसी भी रिएक्टेंट पे। जीरो ऑर्डर मतलब
रेट जो है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। रेट जो है वो किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे पावर जीरो। यहाँ पे हमने क्या लगाया, पावर जीरो लगाया। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर जीरो। तो इसके लिए जो डायरेक्ट मैं आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, डेरिवेशन नहीं आता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए। आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब ये आर और आर नॉट क्या है, देखो आर जो है वो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है और आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और कुछ टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगी, जो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन रहेगी, उसको बोलते हैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, जो कि है आर, ठीक है। ये क्या होगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब रिएक्टेंट चल रही रिएक्शन और कुछ कॉन्सेंट्रेशन बच गया रिएक्टेंट का, उसको बोलते हैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड आर। तो हमारा फॉर्मुला बन जाएगा आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी के की वैल्यू हो जाएगी आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अब इस इक्वेशन से हमको ग्राफ बनाना है। तो ये है y, ये है एम एक्स प्लस सी। तो हमारा स्लोप कैसा नेगेटिव है, स्लोप कैसा नेगेटिव है, हमको डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमारा ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग, हमारा ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग, उसका स्लोप क्या होगा माइनस के। और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर हमारा आर नॉट, इंटरसेप्ट क्या है हमारा आर नॉट। तो ये हमारी आर नॉट की वैल्यू है। हमारा ग्राफ किसी में बन रहा है, हमारा ग्राफ बन रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और हमारा टाइम के बीच में, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। और आप यहाँ इस फॉर्मूले से के निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप के निकाल सकते हो। तो कौन सी रिएक्शंस हो गई हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सारी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, मतलब उनमें रिएक्टेंट का रेट जो है वो रिएक्टेंट डिपेंड नहीं करती है, रेट रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हमने जीरो ऑर्डर बोला। रिएक्शंस अकर ऑन मेटल सरफेस, रिएक्शन जो कि मेटल सरफेस पे हो रही है उनको भी क्या बोलते हैं, वही जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। एग्जांपल के लिए बात करें, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनियम सरफेस, ऑन हॉट प्लेटिनियम सरफेस, ये क्या है, किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। ये रिएक्शन कैसे लिखेंगे, 2NH3 गैस N2 गैस प्लस 3H2 गैस ऑन प्लेटिनियम सरफेस। ओके, सो दीज आर द सब एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पहले हाफ लाइफ, फिर हाफ लाइफ देखेंगे जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की। नेक्स्ट देखते हैं हम हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ होती क्या है, द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा कि 50% रिएक्शन हो गई है, 50% रिएक्शन हो गई तो 50% रिएक्टेंट बचेगा और 50% प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जो रिएक्टेंट है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, इज रिड्यूस टू वन हाफ मतलब 50% रिड्यूस हो गया ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से रिड्यूस हो गया 50%। तो हमारा फॉर्मुला क्या बनेगा जीरो ऑर्डर के लिए, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी होता है, ये हमने देखा। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि 50% रिड्यूस हो गया है, 50% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। मतलब हमारा आर कितना हो गया है, हमारा आर जो बन गया है वो कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, आर हो गया है हमारा आर नॉट बाई टू। ये हो गया आर हो गया हमारा आर नॉट बाई टू, क्योंकि 50% डिक्रीज हो गया मतलब हाफ। तो हम रख देंगे सिंपल आर की वैल्यू इधर, तो आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन टू अपॉन के। तो हमारा बन जाएगा या आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन टू क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन टू, और ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन टू के। तो हमारा टी हाफ हो जाएगा आर नॉट अपॉन टू के, ठीक है। तो ये हमारा के हाफ आया, टी हाफ आया किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, नोट डाल के लिखो, हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रही है, हाफ लाइफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रही है। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ पे लिखेंगे के आर वन, क्योंकि आर वन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब जो रेट है वो डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट पे। रेट किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट डिपेंड कर रही है। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मुला, ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मुला रखना है, एल आर बाय आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। आर क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, और आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आर नॉट है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आर है हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जो कुछ टाइम के बाद जो बची ना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वो होती है हमारी आर, और आर नॉट माइनस के टी। तो हमारा अगर ग्राफ बनाए हम, देखो अब इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं, अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं, देखो मैं अगर एल एन आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस के टी था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा एल एन आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी, ये हो जाएगा। तो हमारा इससे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो ये दिख रहा है हमारा वाई एक्सिस है एल एन आर नॉट अपॉन आर, ये वाई, ये एम और ये एक्स। यहाँ पे सी नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन जाएगा और स्लोप क्या हो जाएगा हमारा के अपॉन 2.303। अगर हमने एल एन में लिखा है तो के आएगा, और अगर लॉग में लिखा है आपने, अगर सेम रिएक्शन लॉग में लिखी है तो हमारा ये हो जाएगा लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के अपॉन 2.303, ठीक है। तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ये इक्वेशन किसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ बना है वो किसके लिए, ये वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ बना है, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करा है,
हमने उल्टा कर दिया है, ln r अपॉन आर नॉट को ln r नॉट बाय आर लिख दिया है, तो नेगेटिव आ जाएगा वहां पर, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमारा ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए log r नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 इंटू टी। चलते नेक्स्ट पे। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा जो बना है ln r, ये वाली इक्वेशन से, ठीक है, ये वाली इक्वेशन से ln r माइनस ln r नॉट, ये लिख सकते हैं ln r माइनस ln r नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। तो हम क्या करेंगे, r नॉट को उधर भेज देंगे, तो ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। अब हम ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस पी बन गया। तो हमारा c क्या है, ln r नॉट, तो हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप हमारा नेगेटिव है, स्लोप क्या है हमारा, k, हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ऐसे ग्राफ भी बनाने के लिए आ सकता है आपको। ये ग्राफ किसके बीच में है, ये ग्राफ हमारा ln r वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो आपको जो भी ग्राफ जैसे बन रहा है वैसे आपको इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है और आपको सिंपल ग्राफ बना देना है। आपको देखना है कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। तो स्लोप हमारा माइनस के है और इंटरसेप्ट हमारा क्या है, ln r नॉट, ठीक है। तो आपको यही पूछा सकता है कि इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताई दिया कैसे पता लगाना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है हमारा इंटरसेप्ट और m हमारा स्लोप है। चलते नेक्स्ट पे। तो इंपॉर्टेंट है, तो हमको फॉर्मुला क्या रखना है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो r है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फॉर्मुला याद रखना है आपको, जो मैंने आपको बताया भी था यहाँ से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके फॉर्मुला सॉल्व होंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो आप इस फॉर्मुले से निकाल सकते हो 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r। अब r नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और r क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब एग्जांपल क्या है फर्स्ट ऑर्डर के, तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है रेडियो एक्टिव रिएक्शन। जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है मोस्टली वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन होता है N2O5 का और N2O का, वो भी एग्जाम्पल है, किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। नाउ चलते हैं हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये हाफ लाइफ किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया, जो आर है वो क्या बन जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 बन जाएगा, जो आर है वो आर नॉट अपॉन 2 बन जाएगा एट टी इक्वल्स टू टी हाफ, मतलब 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो सिंपल इस फॉर्मुले में रख देंगे आर नॉट तो सेम ही रहेगा, आर की जगह रख देंगे आर नॉट बाय 2, तो हमारा आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो लॉग 2 बन गया। लॉग 2 क्या होता है, 0.3010, तो इससे मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, तो हमारा बन जाएगा 0.3693 अपॉन के। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं या टी हाफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, ये इससे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तो मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। चलते नेक्स्ट पे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अब देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहां पर टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो यहां पे क्या आ रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही है 0.693 अपॉन के, तो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशन है उसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही है। चलते नेक्स्ट पे। तो नाउ अब हमको पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस थे, तो रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। तो क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। जो रेट कांस्टेंट होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। ये हमको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा और रेट भी बढ़ जाएगी, ये भी पता है हमको। तो हमारा फॉर्मुला होता है आर्हेनियस इक्वेशन से, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, जहां पे e क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ए क्या है, अरेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अरेनियस फैक्टर, और के हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मुला याद होना चाहिए, इसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। नाउ नेक्स्ट हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म the energy required to form the intermediate called the activated complex, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ देखो अच्छी तरह, पहले ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कितनी एनर्जी दे रहे हैं हम, और ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब कि कैसे रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब कि कैसे रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो देखो पहले हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट को कुछ इनिशियल कुछ एनर्जी होगी रिएक्टेंट की, धीरे धीरे क्या हुआ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। उसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब इंटरमीडिएट, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज
इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी, तो मैंने दिखाई भी है, ग्राफ में दिखा भी रखी है, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो ये आपको कैसे पता लगा कि कौन सा एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तो देखो प्रोडक्ट की कौन एनर्जी लेस है, ठीक है, एनर्जी जो है प्रोडक्ट की लेस है, मतलब क्या हो गई, हीट रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब ये कौन सा ग्राफ है, किस रिएक्शन के लिए ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन के लिए ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसे पता कर सकते हैं, तो ऐसे आपको ग्राफ बना रहे हैं, तो ये क्या दिखाएगा आपको, एक्टिवेशन एनर्जी दिखाएगा। अभी हम आगे ये पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे कर सकते हैं, क्या यूज करना होता है हमको, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट हमको देखना है एक ग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एनी अपॉन एनटी का ग्राफ बना रखा है, किसका, काइनेटिक एनर्जी के साथ। एनी अपॉन एनटी क्या है, एनी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ई है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारा ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, एनी अपॉन एनटी के बीच में ग्राफ बन रहा है हमारा, ठीक है। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे एक पॉइंट आ रहा है जहां पे सबसे ज्यादा, ये वो पॉइंट है यहां पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इस काइनेटिक एनर्जी को असेस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जो रेशो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला ग्राफ, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और काइनेटिक एनर्जी, तो ये टेम्परेचर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, देखो ये पहले टेम्परेचर इतना था, पहले टेम्परेचर टी था, ये टी के लिए ग्राफ है ऊपर वाला, ये वाला टी के लिए ग्राफ है। और जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस से, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव विथ हाई एनर्जी, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई एनर्जी। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके क्या होगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन हो जाएगा। ये हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ठीक है। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विद रिएक्ट एट T+10, ठीक है। अब देखो पहले इतना था, पहले इतने मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, बट जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इतने मॉलिक्यूल्स, अब इतने मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। अब क्या हो रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, वो क्या हो गए, बढ़ गए हैं। मतलब हमारी रेट बढ़ गई है, रेट बढ़ गई तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ गया है, ठीक है। तो दिस एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट टी, जो नीचे वाला क्या हो रहा है, रिएक्ट टी पे दिखा रहा है, और ऊपर वाला जो है, जो मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये T+10 की वजह से बढ़ गया है, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल बढ़ गया है, तो हमारा टोटल हो गया इतना, ठीक है, टोटल हो गया हमारा इतना, जो कि इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टी इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड विद द ग्रेटर एनर्जी देन ई, जो कि कोलाइड करेंगे ग्रेटर एनर्जी से, किससे ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारा अरेनियस फैक्टर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मुला आ गया ln k = -EA/RT + ln A, ये हमको फॉर्मुला पता होना चाहिए। अब टेम्परेचर T1 पे हम क्या लिखेंगे, ln K1, क्योंकि टेम्परेचर हमको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, तो T1 पे K1 एक्टिवेशन एनर्जी उतनी रहेगी -EA/RT1 + ln A। अगर K2 है हमारे पास, ये T2 टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T2 है हमारे पास, तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास हो जाएगा ln K2 = -EA/RT2 + ln A। तो आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं। तो ln K2 - ln K1 = EA/RT1 - EA/RT2, क्योंकि ln A ln तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या बन जाएगा, EA/RT1 - EA/RT2। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी जिससे न्यूमेरिकल पक्का से आता है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये तो मिस करनी ही नहीं है। न्यूमेरिकल आता है इससे लॉग, तो लॉग की फॉर्म लिख दिया है, लॉग की फॉर्म लिखोगे तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 क्या हो जाएगा, नीचे ले जाएगा यहाँ पर। तो log K2/K1 = EA/2.303R T2 - T1/T1 T2, ये आपको फॉर्मुला पक्का से पता होना चाहिए, इससे एक न्यूमेरिकल पक्का से आता है। अब देखो इस इक्वेशन से हम ग्राफ बना सकते हैं, ये क्या है, y = mx + c। अब c क्या है हमारे पास, ln A है, तो हमारा ln A हो गया इंटरसेप्ट, हमारा ln K हो गया y, t हमारा हो गया x, सॉरी 1/t हो गया हमारा x, ठीक है, 1/t। ये ग्राफ किसी में बन रहा है, ln K वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ बन रहा है। तो हमारा स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप पूछा जाता है, ठीक है, पक्का से पता होना चाहिए आपको, स्लोप क्या होता है, -EA/R होता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है।
मतलब ये क्या अरेनियस इक्वेशन ही है, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी अभी, हमने पढ़ी थी के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो वही इसी को एलन एलन लेकर, इसी का एलन लेकर ये वाली इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, सेम इक्वेशन है, सिर्फ एलन लिया है। एलन की वजह से क्या बन गया है, एलन के इक्वल्स टू एलन ए माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। तो सेम इक्वेशन हो गई, इसी से हमको ग्राफ बनाया है। तो हमारा स्लोप जो है वो माइनस ई अपॉन आर है और इंटरसेप्ट क्या है, एलन ए है। और ग्राफ किसके बीच में, एलन के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो कैटलिस्ट करता क्या है, तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, तो कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। उसकी वजह से क्या होती है, रेट बढ़ जाती है। तो अब ग्राफ से समझते हैं। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है उसमें ये यहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं कर रखा, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, बट जैसे हमने कैटलिस्ट यूज करा तो जो एक्टिवेशन एनर्जी वो डिक्रीज हो गई और हमारा ग्राफ कैसे बन गया, हमारा ग्राफ बन गया ये। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। वाई, बिकॉज वी हैव यूज द कैटलिस्ट, ठीक है। हमारा फिर प्रोडक्ट बन गया, मतलब उसने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस कर दी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करता है, नॉट चेंज, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करता है। यह हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, ठीक है। ये मैं बता दूं आपको, सिर्फ अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, वो किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, बट इट विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं करेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने के लिए यूजफुल होगा कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के सारे फंक्शन थे कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। तो आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी में तो क्या होगा, ज्यादा कैटलिस्ट की अनकैटलाइज्ड रिएक्शन या रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी और विद कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है। फाइनली हमारा फिजिकल, पूरा फिजिकल मैंने कवर करा दिया, आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो गया है। सिमिलरली आपका इनऑर्गेनिक बी की भी वीडियो आ जाएगी कल, फिर ऑर्गेनिक की आएगी, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको करवाई दिया है। अभी वीडियो देखिए आपने, अब आप रिवाइज करो इसके साथ। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, एमआईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चैप्टर वाइज, तीनों चैप्टर्स के, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जिससे खत्म हो जाए, फिजिकल केमिस्ट्री के आपको तीनों चैप्टर्स के सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छी तरह, ठीक है। ये सब्जेक्ट गैप्स जो आपको मिले हैं वो बहुत अच्छी तरह यूज करिए, जिससे कि आपके 90+ स्कोर करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।